हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा ताकि आपको ऐसे रोमांटिक वीडियोस देखने को मिल सके। आगे हॉस्पिटल में ते ब्यूटी का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखता है कि तभी ब्यूटी को ख्याल आता है कि उसके चेंज होने का टाइम हो रहा है, तो वो ते को कहती है कि अब मैं ठीक हो गई हूँ, अब मुझे घर जाना चाहिए। तो ते कहता है तुम्हारी हालत ऐसी नहीं है कि तुम अभी घर जा सको, तुम्हें एक दिन हॉस्पिटल में ही रहना होगा और तुम यहाँ से कहीं भाग नहीं सकती, समझी। तो ब्यूटी कहती है तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो, मैं ठीक हो गई हूँ, अब मुझे घर जाने दो। तो ते कहता है मैं तुम्हें कहीं भी जाने नहीं दूंगा और यहाँ पर ते ब्यूटी के लिए एक नर्स भी रख देता है जो उस पर 24 घंटे नजर रख सके। तो बेचारी ब्यूटी बहुत ही परेशान हो जाती है कि वो उस नर्स के रहते हुए यहाँ से बाहर कैसे निकलेगी और अगर वो नर्स के सामने ही एक चिड़िया बन गई तो फिर क्या होगा। तो ब्यूटी यहाँ पर अपना खुरापाती दिमाग लगाती है और उन लोगों को चकमा देकर वहाँ से भाग जाती है और वो चेंज हो जाती है। आगे ते जब रूम में आता है और वो ब्यूटी को वहाँ पर नहीं देखता तो वो परेशान हो जाता है और नर्स से पूछता है कि ब्यूटी कहाँ गई। तो नर्स उसे पूरी बात बता देती है। तो ते बहुत ही परेशान हो जाता है कि आखिरकार ब्यूटी गई तो गई कहाँ, क्योंकि वो सामने से तो नहीं निकली। अगर वो सामने से निकलती तो वो उसे देख ही लेता, पर वो सामने से नहीं निकली तो वो गई किधर से। आगे ते गुस्से से जा रहा होता है कि तभी वहाँ पर वो चरण को देख लेता है। तो ते को यहाँ पर ये गलतफहमी हो जाती है कि ब्यूटी चरण के साथ गई है क्योंकि इन दोनों का अफेयर चल रहा है और वो इसी गलतफहमी में वहाँ से चला जाता है। यहाँ ते को क्या पता कि चरण यहाँ पर खुद ब्यूटी से मिलने के लिए आया होता है, पर उसे ब्यूटी मिलती ही नहीं और बेचारी को मायूस होकर घर वापस लौटना पड़ता है। इधर बेचारी ब्यूटी उड़ते उड़ते अपने घर पहुंच जाती है और वहां जाकर जब वो कैलेंडर देखती है तो उसे पता चलता है कि उसके पास तो अब 1.5 महीना ही है अपने मिशन को पूरा करने के लिए। ये सब सुनकर तो ब्यूटी पूरी तरह से परेशान हो जाती है और वो देवी को खूब गालियां देती है। इधर देवी भी ब्यूटी की इन सारी हरकतों से पूरी तरह से परेशान हो जाती है क्योंकि वो जो भी कर रही होती है वो ब्यूटी के भलाई के लिए कर रही होती है, पर ब्यूटी उल्टा उसे ही गलत समझकर उसे गालियां दे रही होती है। तो यहाँ पर ललिता देवी को समझाती है कि ब्यूटी अभी बच्ची है और नादान है, उसे समझ नहीं आ रहा कि आप जो भी कर रही हैं उसकी भलाई के लिए कर रहे हैं, मैं उसकी तरफ से माफी मांगती हूँ, प्लीज उसे माफ कर दीजिए। तो बेचारी देवी भी अपने दिल पर पत्थर रखकर ललिता के कहने पर ब्यूटी को माफ कर देती है। इधर ते गुस्से से घर आता है तो वहाँ पर वो औरन को देखता है तो उसे याद आता है कि आज तो उसने औरन के साथ मिलने का वादा किया था लेकिन वो फिर से भूल गया। तो यहाँ पर औरन ते की इस हरकत से बिल्कुल भी नाराज नहीं होती, उल्टा उससे अच्छे से बात करती है। तो ते के पापा कहते हैं तुम्हें औरन को घर छोड़ देना चाहिए, बहुत रात हो गई है। तो ते जाने लगता है तो औरन कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम खुद ऑफिस से थके हारे आए हो, मैं तुम्हें और परेशान करना नहीं चाहती, मैं खुद चली जाऊंगी, तुम आराम करो। और औरन ये कहकर वहाँ से चली जाती है। आगे ते के पापा ते को समझाते हैं कि औरन बहुत ही अच्छी बच्ची है और वो बहुत ही प्यारी है, अब तुम्हें और उसका दिल नहीं दुखाना चाहिए और ना ही उसके साथ इस तरह बिहेव करना चाहिए। अब तुम दोनों को अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, इसलिए मैं तुम्हारा रिश्ता औरन के घर ले जाना चाहता हूँ। तो ते कहता है पापा आपको इतनी जल्दी क्या है, मैं भी इन सब के लिए तैयार नहीं हूँ। तो ते के पापा कहते हैं आखिरकार बात क्या है, तुम हमेशा शादी का नाम सुनते ही घबराने क्यों लगते हो और उससे बचने के नए नए बहाने क्यों ढूंढने लगते हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें कोई और लड़की पसंद है, अगर ऐसी बात है तो हमें बता दो बेटा, हम भी इस बारे में सोचेंगे। तो ते कहता है पापा आप कैसी बातें कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और ते यहाँ पर फिर से शादी की बात टाल कर वहाँ से चला जाता है। आगे ते रूम में जाता है और वहाँ जाकर वो सिर्फ ब्यूटी के बारे में ही सोचता है क्योंकि अब उसे ब्यूटी से प्यार हो गया होता है और उसे बहुत ही जलन होती है जब चरण ब्यूटी के आसपास भी होता है। ते को ब्यूटी से प्यार तो हो गया होता है पर वो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं होता कि वो ब्यूटी से प्यार करने लगा है, क्योंकि वो उस जैसी नकचरी लड़की से कैसे प्यार कर सकता है। दूसरी तरफ पैट आंटी सही का मुंह बंद करवाने के लिए उन्हें पैसों से खरीदने की कोशिश करती है, पर आंटी सही यहाँ पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने से मना कर देती है। जब ये बात पैट को पता चलती है तो पैट पूरी तरह से परेशान हो जाती है कि कहीं आंटी सही सबके सामने जाकर उसका काला चिट्ठा ना खोल दे और उसका जैसे ही काला चिट्ठा खुलेगा तो वो सारे वर्कर्स के सामने पूरी तरह से शर्मिंदा हो जाएगी और ब्यूटी सबकी मसीहा बन जाएगी। कि तभी वहाँ पर पैट के पापा आ जाते हैं और पैट को समझाते हैं कि वो अपनी बहन से इस तरह लगी पड़ी क्यों रहती है, वो उसकी छोटी बहन है, उसे उसके साथ प्यार से रहना चाहिए ना कि नफरत के साथ, तुम क्यों उसकी लाइफ की मुश्किलों को बढ़ाने में लगी हो। तो पैट कहती है कौन सी बहन किसकी बहन, मेरी कोई भी छोटी बहन नहीं है और खासकर उस जैसी लड़की तो कभी भी मेरी बहन नहीं हो सकती। तो अंकल थिप कहते हैं तुम ऐसी बातें कैसे कर सकती हो, तुम दोनों के रगों में एक ही खानदान का खून दौड़ता है, तो फिर तुम दोनों बहनें कैसे नहीं हुई, प्लीज पैट अपनी दुश्मनी को भुलाकर ब्यूटी को एक बहन की तरह ट्रीट करो। तो पैट कहती है पापा आप अपनी चहेती की जितनी फिक्र करते हैं काश उतनी फिक्र अपनी खुद की बेटी के लिए किया होता तो आज हम दोनों के रिश्ते इस तरह खराब नहीं होते, और अगर हमारा खानदान हमें एक बहने बनाता है तो मैं अपने नाम से अपने खानदान का नाम हटा दूंगी और अपनी मॉम का सरनेम यूज करूंगी, उसके बाद तो हम दोनों को कोई बहने नहीं कहेगा ना। और पैट ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो अंकल थिप अपनी बेटी की ऐसे बिहेवियर को देखकर पूरी तरह से परेशान हो जाते हैं। अगले दिन
दिन ब्यूटी अच्छे से रेडी होकर ऑफिस जाती है, तो वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि आज आंटी सई को डिस्चार्ज मिलने वाला है। तो ब्यूटी सोम के साथ हॉस्पिटल जाती है और आंटी सई को लेकर उनके घर जाती है। तो ब्यूटी जब आंटी सई के घर जाती है तो उसे पता चलता है कि आंटी सई बहुत ही गरीबी में जी रही है और अब तो आंटी सई का हाथ भी घायल है, जिस वजह से उनके घर के खर्चात और ढेर सारे काम काज भी बढ़ गए हैं। ये सब देखकर ब्यूटी को बहुत ही बुरा लगता है कि उन लोगों की हालत इतनी खराब है, लेकिन फिर भी वो लोग एक साथ हैं और खुश हैं। आगे आंटी सई ब्यूटी को बताती है कि पैट ने मुझे ढेर सारे पैसे भेजे थे इस मामले को दबाने के लिए, लेकिन मैंने मना कर दिया। तो ब्यूटी कहती है पैट ने जो भी किया है उसे उसकी सजा मिलनी चाहिए, वो पैसों के दम पर इस बात को नहीं दबा सकती। उसने जो गलती की है उसे उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी और मैं पैट को इतनी आसानी से छोड़ूंगी नहीं। तो आंटी सही कहती है मुझे किसी से भी कोई भी माफी नहीं चाहिए और ना ही मुझे कोई हर्जाना चाहिए। पैट तुम्हारी बहन है और मैं तुम्हारी बहन के साथ ये मामला और उलझाना नहीं चाहती, मैं इस मामले को यहीं पर खत्म करना चाहती हूँ। तो ब्यूटी कहती है लेकिन आंटी उसने आपके साथ गलत किया है। तो आंटी सही कहती है हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन बातों को आगे बढ़ाकर कोई भी फायदा नहीं होगा। जो हो गया है वो कभी भी वापस लौट कर नहीं आएगा और ऊपर से वो तुम्हारी बहन है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम दोनों बहनों में लड़ाई हो, इसलिए प्लीज इस मामले को यहीं पर जाने दो। तो ब्यूटी आंटी सही के कहने पर इस मामले को आगे नहीं बढ़ाती। दूसरी तरफ ते फैक्ट्री आता है तो वहाँ आकर उसे पता चलता है कि ब्यूटी काम पर वापस आ गई है। ये बात सुनकर तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। दूसरी तरफ पैट अपने चमचों को फैक्ट्री भेजती है ताकि वो ये पता लगा सके कि उसके बारे में कोई गॉसिप तो नहीं कर रहा और ब्यूटी ने उसके बारे में कोई अफवाह तो नहीं फैलाई कि ये सारा कारनामा उसकी वजह से हुआ था। तो वो लोग वहाँ पर नजर रख ही रहे होते हैं कि तभी ब्यूटी की नजर उन लोगों पर पड़ जाती है। तो ब्यूटी समझ जाती है ये लोग यहाँ पर उसकी जासूसी करने के लिए आए हैं। तो ब्यूटी भी उन लोगों को सबक सिखाने के लिए उन्हें ये बताती है कि उन्हें क्या लगता है कि वो बच जाएगी, उसे तो उसके किए की सजा मिलेगी ही। तो वो सारे चमचे जाकर पैट को पूरी बात बता देते हैं। तो पैट ब्यूटी को सबक सिखाने के लिए एक प्लान बनाती है और एक पोस्ट जाकर पोस्ट कर देती है कि ब्यूटी ने आंटी सई को काम से बाहर निकाल दिया क्योंकि अब वो काम करने के लायक नहीं बची। और यहाँ पर पैट उस एक्सीडेंट का सारा इल्जाम ब्यूटी पर लगा देती है। आगे ये अफवाह आग की तरह पूरे ऑफिस में फैल जाती है। तो सारे लोग ब्यूटी को बुरा भला कहने लगते हैं कि वो ऐसा कैसे कर सकती है आंटी सई के साथ, आंटी सई उसके साथ कितने अच्छे से पेश आती थी, वो आंटी सई को काम से कैसे बाहर निकलवा सकती है। और यहाँ पर सारे वर्कर्स ब्यूटी को बुरा भला कहने लगते हैं और प्रोटेस्ट पर आ जाते हैं। दूसरी तरफ ते औरन के साथ एक इवेंट में जाता है तो वहाँ पर उसकी मुलाकात चरण से हो जाती है। तो चरण यहाँ पर औरन को टीस करने का एक मौका नहीं छोड़ता। तो औरन ते को कहती है कि तुम इसकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो, ये तो ऐसा ही है, इसे लोगों को परेशान करने में मजा आता है। वेल ते को इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा हो कि चरण औरन को टीस कर रहा है, बल्कि उसे इस बात से फर्क पड़ रहा होता है कि चरण ब्यूटी के साथ क्या कर रहा है और उन दोनों का क्या रिश्ता है। आगे ब्यूटी फिर से चेंज हो जाती है और उसे घर में मन नहीं लग रहा होता तो वो उड़कर सीधा आंटी सई के घर चली जाती है। तो वहाँ जाकर जब उन लोगों के बीच इतना प्यार देखती है और इतना अपनापन देखती है तो उसे पता चलता है कि ये फैमिली बहुत ही अच्छी है और भरोसेमंद भी है। तो ब्यूटी उस फैमिली को अडॉप्ट करने के बारे में सोचती है क्योंकि उस फैमिली के आगे पीछे कोई भी नहीं होता और उन्हें पैसों की बहुत प्रॉब्लम भी होती है। अगले दिन ते ब्यूटी को लेने के लिए आता है तो ब्यूटी कहती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो ते कहता है हम रास्ते में भी बात कर सकते हैं। तो ब्यूटी कहती है मुझे तुमसे बहुत ही अर्जेंट बात करनी है, मैं सोच रही थी कि मैं आंटी सई के परिवार को अडॉप्ट कर लूं। वैसे भी वो लोग बहुत मुश्किलों से गुजर रहे हैं और ऊपर से आंटी सई का हाथ भी खराब हो गया, जिस वजह से वो फैक्ट्री में उस तरह काम नहीं कर पाएंगी जैसे वो पहले करा करती थी। इस वजह से वो बहुत ही परेशान है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आंटी सई मेरे घर आ जाए और यहाँ पर आकर मेरा हाथ बटे। इससे उन्हें एक अच्छा सा घर मिल जाएगा और अच्छा सा एक माहौल भी मिल जाएगा जहाँ पर वो अपनी फैमिली को अच्छे से पाल पाएंगी, क्योंकि मुझे आंटी सई की ऐसी हालत नहीं देखी जा रही। वैसे तुम्हें मेरा आइडिया कैसा लगता है? तो ते जब ब्यूटी के मुँह से ऐसी बातें सुनता है तो वो बहुत ही इम्प्रेस होता है और कहता है मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम दूसरों के बारे में भी इतना सोचती हो। तो ब्यूटी कहती है तुमने मुझे जाना ही कहाँ है और ना ही तुमने कभी मुझे जानने की कोशिश की है, तो इसलिए तुम्हें नहीं पता कि मैं किस टाइप की लड़की हूँ। आगे वो लोग आंटी सई के घर जाते हैं जहाँ पर ब्यूटी आंटी सई को अपना ऑफर बताती है। तो आंटी सई ब्यूटी के इस ऑफर को सुनकर हिचकिचाने लगती है और उनके साथ घर जाने को राजी नहीं होती। तो ब्यूटी यहाँ पर आंटी सई को मनाती है और कहती है मैं आपको फ्री में अपने घर में रहने को नहीं कह रही, आप अगर मेरे घर में रहिएगा तो आप मेरे घर का काम भी कीजिएगा और आपका बेटा मेरा ड्राइवर बन जाएगा और आपकी बेटी जो अभी सिलाई का काम कर रही है, जब मैं कंपनी की प्रेसिडेंट बन जाऊंगी तो वो मेरी सेक्रेटरी बन जाएगी। इस तरह आपके पूरे परिवार का जीवन सुधर जाएगा और मुझे भी एक ऐसे लोग मिल जाएंगे जो मेरे भरोसे लायक है और आप जैसे भरोसेमंद इंसानों को मैं नहीं खो सकती, प्लीज मेरे ऑफर को एक्सेप्ट कर लीजिए। तो आंटी सई जब ब्यूटी की इतनी प्यारी बातें सुनती है तो वो भी मना नहीं कर पाती और वो मान जाती है। आगे ते ब्यूटी को ऑफिस लेकर जाता है तो वहाँ जाकर ते को पता चलता है कि सारे वर्कर्स ब्यूटी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये बात सुनकर तो ते पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और वो ब्यूटी को भी इस बारे में बताता है। तो ब्यूटी को सारे वर्कर्स
पर गुस्सा आता है और वो ते को कहती है कि वो सारे वर्कर्स को फायर कर दे। तो ते कहती तुम ऐसा नहीं कर सकती, अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो वो सारे वर्कर्स तुम पर और गुस्सा हो जाएंगे। तो ब्यूटी कहती मैंने उन सारे वर्कर्स के बारे में कितना सोचा, उन्हें कितना प्यार किया और वो लोग मेरे साथ ऐसा कर मैं उन लोगों को माफ नहीं करूंगी, उन्हें फायर कर दूंगी। तो ते कहता है ब्यूटी शांत हो जाओ, इनमें सारे वर्कर्स की कोई गलती नहीं है, उन्हें लगा है कि तुमने आंटी सई को फायर कर दिया जिस वजह से वो गुस्से में आ गए, लेकिन मैं जैसे उन्हें पूरी सच्चाई बताऊंगा तो वो लोग शांत हो जाएंगे और तुम्हें समझेंगे भी। तो ब्यूटी कहते अगर ऐसी बात है तो मैं उन लोगों से बात करूंगी। आगे ब्यूटी सारे वर्कर्स के पास जाती है और वहाँ जाकर उन लोगों को पूरी बात बता देती है और उन्हें ये भी बताती है कि उसने आंटी सई को फायर नहीं किया है बल्कि उन्हें अपने घर में रहने की जगह दी और उन्हें काम भी दिया है। जब सारे वर्कर्स ब्यूटी की ऐसी बातें सुनते हैं तो उन्हें बड़ा ही पछतावा होता है कि उन्होंने ब्यूटी पर शक करके बहुत बड़ी गलती की है और यहाँ पर सारे वर्कर्स ब्यूटी से माफी भी मांगते हैं। तो ब्यूटी कहती है मैं तुम लोगों को तुम्हारी आखिरी गलती समझकर माफ कर रही हूँ, लेकिन आइंदा से ख्याल रखना अगर मेरे बारे में कोई भी अफवाह फैले तो आकर सबसे पहले तुम लोग मुझसे बात करोगे और मुझसे ये सारी चीजें क्लियर करोगे। जब तक तुम लोग मुझसे आकर उस मैटर को लेकर बात नहीं करते तब तक तुम लोग कोई भी अफवाह पर बिलीव नहीं करोगे। तो सारे वर्कर्स कहते हैं ब्यूटी हमें माफ कर दीजिए, आइंदा से हम ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे और सारे वर्कर्स फिर से ब्यूटी की जय जयकार करने लगते हैं। आगे ब्यूटी समझ जाती है कि ये सारा कारनामा पैट का है तो ब्यूटी सीधा पैट के पास चली जाती है इस बात का जवाब मांगने के लिए, लेकिन तभी ते उसे रोक देता है और कहता है तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। तो ब्यूटी कहती है तुम अभी उसी की साइड ले रहे हो जबकि तुम्हें पता है कि ये सारा कारनामा पैट का किया धरा है। तो ते कहता है मैं किसी की साइड नहीं ले रहा, लेकिन मैं तुम्हें इतना बता रहा हूँ कि तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि तुम ये साबित कर सको कि ये सारा कारनामा पैट ने किया है। तो ब्यूटी कहती है इसमें सबूत की तो कोई बात ही नहीं है, मुझे पूरा यकीन है कि ये सारा कारनामा पैट का किया धरा हुआ है। तो ते कहता है ठीक है, लेकिन फिर भी तुम अभी कुछ भी मत करो क्योंकि मैं नहीं चाहता कि एक छोटे से मामले के लिए दो बहनों के बीच लड़ाई हो और इसका फर्क ऑफिस पर पड़े, इसलिए प्लीज इस मामले को यहीं पर छोड़ दो। क्या तुम ये चाहती हो कि तुम्हारी इस लड़ाई की वजह से तुम्हारी कंपनी में जो भी इज्जत बनी है वो सब चली जाए? तो ब्यूटी जब ते की बातों को गौर से समझती है तो उसे लगता है कि उसे इस मामले को ज्यादा नहीं खींचना चाहिए। आगे ते ब्यूटी को कहता है मैं इन सब मामलों में तुम्हें एक बात तो बताना भूल ही गया, तुम्हारा ट्रांसफर हो गया है, अब से तुम यहाँ पर काम नहीं करोगी बल्कि डिजाइनिंग डिपार्टमेंट में काम करोगी और वहाँ की सारी चीजों को सीखोगी। तो ब्यूटी जैसे ये बात सुनती है तो वो बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है मुझे वहाँ पर क्या सीखना है, मैं डिजाइनर में माहिर हूँ, तुम्हें नहीं पता मैंने डिजाइनर कंपटीशन में पहला प्राइज जीता था, वो भी पहली बार में ही। तो ते कहता है एक बार डिजाइनर कंपटीशन में जीत जाने का मतलब ये नहीं होता कि तुम एक अच्छी डिजाइनर बन गई हो, तुमने बहुत सालों से काम नहीं किया है, पता नहीं अब तुम्हारा हाथ चलता भी होगा या नहीं। तो ब्यूटी कहती है तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो, मैं डिजाइनर में माहिर हूँ, कोई भी मुझे नहीं हरा सकता। तो ते कहता है वो तो वक्त ही बताएगा और ते यहाँ पर ब्यूटी को टीस करके चला जाता है। और इधर पैट को जब इस बारे में पता चलता है उसका पारा तो 7वें आसमान पर पहुँच जाता है क्योंकि वो चाहे कुछ भी कर ले पर वो ब्यूटी को हरा ही नहीं पा रही हो। आगे पैट को भी ब्यूटी के ट्रांसफर के बारे में पता चलता है, ये बात सुनकर तो और उसे मिर्गी का दौरा पड़ जाता है, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक खुरापाती आइडिया आता है और उसे याद आता है कि अब तो ब्यूटी उसके साथ ही काम करेगी तो अब वो आसानी से ब्यूटी को बुली कर सकती है और ब्यूटी इस पे कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं लगा पाएगी क्योंकि अब वो उसके डिपार्टमेंट में काम करेगी उसके अंडर। और पैट ये सब सोचकर बहुत ही खुश हो रही होती है। अगली सुबह ब्यूटी अच्छे से रेडी होकर नीचे आती है तो आंटी सई की पूरी फैमिली भी उसके घर में रहने के लिए आ गई होती है। तो ब्यूटी उन लोगों को अपने घर में एडजस्ट करके ऑफिस जाती है जहाँ पर ते सबके सामने उसे इंट्रोड्यूस करवाता है और सबको उसके साथ काम करने के लिए कहता है कि तभी वहाँ पर पैट भी आ जाती है जो ब्यूटी को नीचा दिखाने का एक मौका नहीं छोड़ती। तो ब्यूटी भी कौन सा पीछे हटती है, वो भी पैट को मुंह तोड़ जवाब देती है और यहाँ पर इन दोनों की कुत्ते बिल्ली वाली लड़ाइयाँ स्टार्ट हो जाती है। आगे पैट ब्यूटी को बुली करने के लिए उसे कहती है तुम इस डिपार्टमेंट में आ गई हो तो तुम्हें अपनी काबिलियत भी साबित करनी होगी क्योंकि इस डिपार्टमेंट में जो भी डिजाइनर आता है उसे पहले एक टास्क पूरा करना पड़ता है जिससे हमें पता चल जाता है कि वो डिजाइनर इस डिपार्टमेंट के लायक है या नहीं। हमारी कंपनी का क्लाइंट अपने होटल के सर्वेंट के लिए एक कॉस्ट्यूम बनाना चाहता है जो बहुत ही यूनिक हो, स्टाइल हो और बजट में हो और वो इस डिजाइन का सैंपल 3 दिनों के अंदर चाहता है। अगर तुम ये कंप्लीट कर दोगी तो हम समझ जाएंगे कि तुम्हारे अंदर अब भी डिजाइनर बाकी है और तुम डिजाइनर की महारानी हो। जब ब्यूटी पैट की सारी कंडीशन को सुनती है तो वो समझ जाती है कि पैट यहाँ पर सीधा सीधा उसे बुली करने की कोशिश कर रही है और वो इस बात पर ऑब्जेक्शन भी लगाने लगती है, पर पैट यहाँ पर ब्यूटी की एक भी चलने नहीं देती, उल्टा उसे नीचा दिखाने की कोशिश करने लगती है कि उससे ये सब होगा ही नहीं, इसलिए वो बहाना बना रही है। तो ब्यूटी को भी पैट की इस बातों को सुनकर बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो कहती है ठीक है मैं 3 दिनों के अंदर सैंपल तैयार करके तुम लोगों को दिखाऊंगी और ब्यूटी ये कहकर वहाँ से चली जाती है। आगे पैट ब्यूटी के साथ ये सब करके बहुत ही खुश हो रही होती है और वो कलवा को भी ऑर्डर देती है कि वो भी उस क्लाइंट के हिसाब से ड्रेस बनाकर तैयार रखे क्योंकि उसे ब्यूटी पर भरोसा नहीं है और वो ब्यूटी को इतनी
आसानी से जीतने नहीं देगी, इसलिए वो अपने सारे डिजाइनर को कहती है कि वो सब एक एक नया सैंपल बनाकर रखे ताकि वो लोग ब्यूटी को हरा सके। आगे ब्यूटी फिर से बर्ड बन जाती है और देवी को खूब कोसती है और कहती है अगर मैं इसी तरह रही तो मैं अपना काम कैसे पूरा कर पाऊंगी। मैं बस दिन में ही इंसान रहती हूँ, रात को तो मैं चिड़िया बन जाती हूँ। अगर ऐसा ही रहा तो मैं अपना मिशन कैसे पूरा कर पाऊंगी। और ब्यूटी देवी को कोसने के बाद सीधा ते के घर चली जाती है, ये पता लगाने के लिए कि ते उसके बारे में कहीं बुरा भला तो नहीं कह रहा। आगे ते के पापा ते को कहते हैं ब्यूटी बहुत ही समझदार है, वो इस प्रॉब्लम से बाहर निकल ही जाएगी, देखना वो बहुत ही अच्छा डिजाइन बनाएगी। क्योंकि ब्यूटी की लगन को देखकर लगता है कि वो बिल्कुल अपने पापा की तरह ही मेहनती है ना ते। तो ते कहता है पता नहीं पापा वो मेहनती है या नहीं, पर मुझे इतना जरूर पता है कि वो बहुत जल्दी बोर हो जाए, देखना बहुत जल्द वो कंपनी के काम से भी बोर हो जाएगी और कंपनी छोड़कर चली जाएगी। तो ते के पापा कहते हैं तुम्हें गलत लगता है, जहाँ तक मैं ब्यूटी को जानता हूँ वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी, देखना वो इस कंपनी को बहुत आगे तक लेकर जाएगी। इधर जब ब्यूटी ते के पापा के मुंह से अपनी तारीफ सुनती है तो वो बहुत ही खुश होती है और ते पर बहुत ही गुस्सा निकालती है, क्योंकि ते कभी भी उसकी तारीफ नहीं करता, उल्टा उसके बारे में से बुरा भला ही कहता है, इसलिए वो उसे खूब चोच मारती है। आगे ब्यूटी बहुत ही मेहनत से अपना डिजाइन सोचती है और उसके बाद उस डिजाइन को बनाने की कोशिश भी करती है, लेकिन इन सब के बीच पैट उसकी लाइफ में प्रॉब्लम खड़ी करने का एक मौका नहीं छोड़ती। लेकिन ब्यूटी पैट को इग्नोर मारकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ती है और अच्छे से उस डिजाइन को तैयार करती है। इन सब में उसे बहुत सारी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन वो हिम्मत जुटाकर अपनी सारी मुश्किलों को पार करके एक अच्छा सा डिजाइन बनाती है। इधर ते भी ब्यूटी की मेहनत और लगन को देखकर बहुत ही इम्प्रेस होता है और उसे पता चल जाता है कि ब्यूटी अब प्रेसिडेंट बनने के लायक हो चुकी है। आगे ब्यूटी अपना डिजाइन सबके सामने पेश करती है तो होटल वालों को ब्यूटी का डिजाइन बहुत ही अच्छा लगता है और वो ब्यूटी के डिजाइन को ही अप्रूव करते हैं, जिससे ब्यूटी के खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता और पैट का मुंह कुत्ते जैसा हो जाता है, क्योंकि इस बार भी ब्यूटी उसे मात दे देती है। इधर ते बहुत ही खुश होता है ब्यूटी के अचीवमेंट से। आगे ते ब्यूटी की काबिलियत से पूरी तरह से इम्प्रेस हो जाता है और वो समझ जाता है कि अब ब्यूटी प्रेसिडेंट बनने के लायक हो गई है, इसलिए ते ब्यूटी को कहता है अब तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हो गई है, अब तुम कंपनी की प्रेसिडेंट बनने के लायक हो, इसलिए कल मैं तुम्हें तुम्हारी पोस्ट दूंगा और सबके सामने तुम्हें इंट्रोड्यूस भी करवाऊंगा। तो ब्यूटी कहती है ये काम तो तुम्हें पहले ही कर लेना चाहिए था, तुम्हें पता था ना कि मैं प्रेसिडेंट बनने के लायक हूँ, लेकिन तुमने मुझे बेकार में ही नौकरों के काम करवाए। और यहाँ पर ब्यूटी अपनी ही तारीफ मारने लगती है। आगे ब्यूटी के ऊपर फिर से पुरानी ब्यूटी का बुखार चढ़ जाता है और वो फिर से नौकरों के साथ उसी तरह बुरा व्यवहार करने लगती है। तो देवी ब्यूटी के ऐसे बिहेवियर से परेशान हो जाती है और उसे वार्निंग देने के लिए उसके पास आती है और कहती है तुम्हारी अच्छाइयाँ तुम्हें सही रास्ते पर लेकर जा रही थी, लेकिन अगर तुम फिर से बुराई के रास्ते पर गई और लोगों के साथ बुरा करने की कोशिश की तो तुम्हारी जितनी भी अच्छाइयाँ हैं सब गायब हो जाएगी और तुम्हारी बुराइयाँ फिर से भर जाएगी। क्या तुम ये चाहती हो? इसलिए खुद के अंदर की अच्छाइयों को खत्म होने मत दो, वरना तुम बहुत पछताओगी। और देवी ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो ब्यूटी देवी की ऐसी बातें सुनकर पूरी तरह से पागल हो जाती है और उसका दिमाग फिर से ठिकाने पर आ जाता है। अगले दिन ब्यूटी अच्छे से रेडी होकर कंपनी जाती है, जहाँ पर ते सबके सामने ब्यूटी का इंट्रोडक्शन करवाता है। तो पैट को ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही होती कि ब्यूटी अब इस कंपनी की प्रेसिडेंट बनने वाली है। तो पैट ब्यूटी को इस कंपनी की प्रेसिडेंट के पद से हटाने के लिए सबके सामने ब्यूटी की कमजोरी रखने की कोशिश करती है और उसे पागल साबित करने की कोशिश करती है, ताकि सारे बोर्ड मेंबर उसे प्रेसिडेंट बनने ही ना दे। इसलिए पैट ब्यूटी की कमजोरी का फायदा उठाती है, क्योंकि उसे पता होता है कि ब्यूटी को बर्ड से बहुत ही डर लगता है और वो जब भी बर्ड को देखती है तो वो पागलों की तरह करने लगती है। तो इसलिए पैट ब्यूटी को एक अनजान नाम से एक गिफ्ट भेजती है, जिसमें ढेर सारी चिड़िया रहती है, जिसे देखकर तो ब्यूटी पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है। और इधर पैट बहुत ही खुश हो रही होती है कि अब तो ब्यूटी का सारा कारनामा सबके सामने आ जाएगा। लेकिन तभी ब्यूटी पैट के इस प्लान पर भी पानी फेर देती है, क्योंकि ब्यूटी को अब बर्ड से डर नहीं लग रहा होता है, क्योंकि अब वो खुद एक बर्ड होती है और उसे अब बर्ड की फीलिंग्स को समझना आ गया होता है, जिस वजह से अब उसे बर्ड से डर बिल्कुल भी नहीं लग रहा होता। तो सारे लोग ये देखकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाते हैं और पैट का ये भी प्लान यहीं पर फ्लॉप हो जाता है। तो ब्यूटी समझ जाती है कि ये सारा कारनामा पैट का ही है, पैट ने ही जानबूझकर उसे तंग करने के लिए ये सारा कारनामा किया है। आगे दूसरी तरफ चरण औरन को चिढ़ाने का एक मौका नहीं छोड़ता और बेचारी औरन भी चरण की छोटी छोटी बात पर भी चिढ़ने लगती है और वो क्यूट से फेसेस बनाने लगती है, जिसे देखकर चरण को बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि चरण को औरन बहुत ही पसंद होती है। पर औरन जब भी चरण को देखती है वो उसे काटने को ही दौड़ती है। ब्यूटी के प्रेसिडेंट बनने की वजह से एक गेट टुगेदर रखी जाती है, जहाँ पर सारे लोग ब्यूटी को बधाइयाँ देते हैं कि तभी ब्यूटी के चेंज होने का टाइम हो जाता है। तो वो वहाँ से जाने लगती है। तो ते कहता है तुम कहाँ जा रही हो, यहाँ पर सारे लोग तुमसे मिलने के लिए आए हैं, तुम बीच में ही ये सब छोड़कर चली जाओगी तो उन लोगों को कैसा लगेगा। तो ब्यूटी कहती है मैं सारे लोगों से मिल चुकी हूँ और मैंने उन लोगों को अच्छे से हाय हेलो भी कह दिया, अभी मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है इसलिए मुझे जाना होगा। तो ते कहता है चुपचाप यहीं रहो, तुम्हारा जो भी इम्पोर्टेंट काम है तुम बाद में कर लेना, तुम अभी यहाँ से नहीं जा सकते। तो ब्यूटी
ब्यूटी ते की एक बात भी नहीं सुनती और वहाँ से जाने लगती है कि तभी वहाँ पर अंकल थिप आ जाते हैं ब्यूटी से बात करने के लिए। पर ब्यूटी अंकल थिप से भी अच्छे से बात नहीं करती और वहाँ से निकल जाती है। आगे ब्यूटी छत पर भागने लगती है ताकि वहाँ पर कोई भी उसे चेंज होते हुए ना देखे, लेकिन तभी वहाँ पर उसे पैट देख लेती है ऊपर जाते हुए, तो वो उसका पीछा करने लगती है। तो ब्यूटी बड़ी ही मुश्किल से एक कमरे में चली जाती है और वहाँ जाकर चेंज हो जाती है, पर पैट उसे नहीं देखती। लेकिन पैट को यहाँ पर कुछ गड़बड़ी लगती है क्योंकि ब्यूटी इस कमरे के अंदर गई होती है पर वो कमरे में कहीं भी नहीं होती और ना ही वो बाहर निकली होती है। तो उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार ब्यूटी गई तो गई कहाँ की। तभी वहाँ पर उसके पापा आ जाते हैं। तो पैट यहाँ पर अपने पापा को भी पूरी बात बताती है। तो उसके पापा कहते हैं अगर ब्यूटी यहाँ पर आई होगी तो वो यहाँ से कहाँ जा सकती है, तुम्हें कोई भ्रम हुआ होगा, तुमने किसी और को देख लिया होगा। तो पैट कहती है पापा मुझे कोई भ्रम नहीं हुआ है, मैंने ब्यूटी को खुद अपनी आंखों से यहाँ पर आते हुए देखा था, वो यहीं पर आई थी, पता नहीं कहाँ गायब हो गई। तो अंकल थिप अपनी बेटी को कहते तुम हमेशा ब्यूटी के पीछे क्यों लगी हुई होती हो, और ऑफिस में जो कारनामा हुआ मुझे पूरा यकीन है वो कारनामा तुमने ही किया है। तो पैट कहती है हाँ मैंने ही किया, मैं चाहती थी कि ब्यूटी इस कंपनी की प्रेसिडेंट ना बने, क्योंकि अगर वो इस कंपनी की प्रेसिडेंट बन गई तो वो इस कंपनी को पूरी तरह से बर्बाद कर देगी, लेकिन मेरा ये प्लान भी फ्लॉप हो गया। तो अंकल थिप कहते हैं तुम अपनी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम्हें पता है ना कि उसे चिड़ियों से प्रॉब्लम है, फिर तुम उसकी कमजोरी का फायदा उठा उसे परेशान कर रही हो, प्लीज ऐसा मत करो। तो पैट कहती है पापा आपको हमेशा अपनी बेटी से ज्यादा ब्यूटी की ही फिक्र क्यों होती है, क्या आप भूल गए हो कि आपकी बेटी मैं हूँ ना कि वो। तो अंकल थिप कहते हैं मैं कुछ भी नहीं भूला, बस थोड़ा इंतजार करो सब ठीक हो जाएगा। इधर ब्यूटी भी उन दोनों की सारी बातें सुन लेती। तो ब्यूटी को अंकल थिप की बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि अंकल थिप कुछ बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं कंपनी के खिलाफ, जिसे सुनकर वो पूरी तरह से परेशान हो जाती है। पर वो अकेली परेशान नहीं होती बल्कि उन लोगों को भी परेशान करती है और पैट को खूब तंग करती है। और उसके बाद ब्यूटी के अंदर बदला लेने की भावना पैदा होने लगती है, जो भावना उसकी अच्छाई की गुण को कम करने लगती है और उसके अंदर बुराई की सीमा को धीरे धीरे बढ़ाने लगती है। इधर ललिता जब ये सब देखती है तो वो देवी को कहती है कि यहाँ पर मेरी बेटी ने कुछ गलत भी नहीं किया, तो फिर उसकी अच्छाई घट क्यों रही है। तो देवी बताती है ब्यूटी ने कोई भी गलत काम नहीं किया, लेकिन उसके अंदर बदले की भावना पैदा हो रही है जो उसकी अच्छाई को धीरे धीरे मार रही है। ब्यूटी को अपने बदले की भावना को छोड़कर दूसरों को माफ करना सीखना होगा, तभी वो अच्छाई के रास्ते पर विजय हो पाएगी। आगे पैट ते से भी मिलने के लिए जाती है और ते को भी ब्यूटी के कारनामे के बारे में बताती है। तो ते कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, अगर ब्यूटी उस कमरे में गई होगी तो वो उसी कमरे में होगी ना, अगर वो वहाँ पर नहीं है इसका मतलब तुम्हें कोई भ्रम हुआ है। तो पैट कहती है मुझे कोई भ्रम नहीं हुआ है, तुम मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं करते। तो ते कहता है पैट सच में तुम्हें कोई वहम हुआ है, ब्यूटी कंपनी में नहीं थी बल्कि किसी और से मिलने के लिए गई थी और वो बहुत ही हड़बड़ी में भी थी। वेल यहाँ पर ते का इशारा बिल्कुल चरण की तरफ होता है और जब भी ते ब्यूटी को चरण के साथ देखता है तो उसे बहुत ही जलन होती है, पर वो ये बात किसी के सामने जाहिर नहीं कर सकता। इधर ब्यूटी भी उन दोनों की सारी बातें सुन लेती है तो उसे पैट पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो फिर से पैट को डराने लगती है। तो पैट जैसे ही ब्यूटी चिड़िया को देखती है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है और वो दबे पाँव वहाँ से भाग जाती है। अगले दिन ते अपनी कंपनी में सबको बताता है कि हमारी कंट्री में एक फैशन वीक शो होने वाला है जिसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हिस्सा लेने वाली है और उस फैशन शो में हम भी हिस्सा लेंगे, इसलिए तुम लोगों की जिम्मेदारी है कि तुम लोग इस फैशन शो के लिए ऐसे ऐसे आउटफिट बनाओ कि हमारी कंपनी ही इस फैशन शो की विजेता हो, क्योंकि अगर हम ये फैशन शो जीत गए तो हमारी कंपनी को इससे बहुत बड़ा फायदा होगा। तो सारे लोग ये सुनकर बहुत ही खुश होते हैं और ब्यूटी इस प्रोजेक्ट के इंचार्ज बनने की कोशिश करती है, लेकिन ते उसे इंचार्ज ना बनाकर पैट को बना देता है और ब्यूटी को पैट के अंडर काम करने को कहता है। तो ब्यूटी को ये बात जानकर बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन पैट बहुत ही खुश हो रही होती है ते के इस फैसले से। आगे ब्यूटी ते के पास जाती है और कहती है तुमने मुझे इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज क्यों नहीं बनाया, तुम्हें पता है ना कि मैं इन सारे कामों में माहिर हूँ। तो ते कहता है तुम सारे कामों में माहिर तो हो पर तुम नौसिखिया हो और मैं हमारी कंपनी का इतना बड़ा प्रोजेक्ट एक नौसिखिया को नहीं दे सकती। तुम्हें ये सारे प्रोजेक्ट करने के लिए एक्सपीरियंस की जरूरत है जो तुम्हें अभी बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए तुम्हें उन लोगों के अंडर ही काम करना होगा। और मैंने ये प्रोजेक्ट पैट को इसलिए दिया क्योंकि उसे इन सारे प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस है और वो इसे अच्छे से हैंडल कर पाएगी। समझ आई तुम्हें ये बात? तो ब्यूटी कहती है हाँ मुझे समझ आ गई, तुम्हें उस पैट की इतनी तरफदारी करने की कोई जरूरत नहीं है। आगे दूसरी तरफ चरण भी इस फैशन शो को लेकर मेहनत कर रहा होता है और अपने सारे कलीग्स को बोल रहा होता है कि वो इस फैशन शो के लिए बहुत ही अच्छा इंतजाम करे। आगे वो लोग मिलकर काम करते हैं तो यहाँ पर पैट ब्यूटी को नीचा दिखाने का एक मौका नहीं छोड़ती, तो ब्यूटी भी पीछे नहीं हटती और वो पैट को मुंह तोड़ जवाब देती है और इस प्रोजेक्ट को लेकर वो अच्छे अच्छे आइडियाज भी देती है, पर पैट उसकी एक भी आइडियाज को नहीं लेती, उल्टा उसे इस प्रोजेक्ट से दूर रखती है और उसे ये कहती है कि इस प्रोजेक्ट में जो भी होगा वो मेरे हिसाब से ही होगा। तो बेचारी ब्यूटी ये सब सुनकर मायूस हो जाती है। इधर और ते से मिलने के लिए उसके ऑफिस आती है और यहाँ पर ये लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर ब्यूटी भी किसी काम से ते से मिलने के लिए आती है और जब उन दोनों को एक साथ
साथ देखती है तो ब्यूटी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसे जलन होती है उन दोनों को एक साथ देखकर और ब्यूटी बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। तो ते भी ब्यूटी के पीछे जाता है उसे रोकने के लिए, लेकिन ब्यूटी पहले ही वहाँ से जा चुकी होती है। आगे ब्यूटी घर जाती है और घर जाकर अपना पूरा घर सर पर उठा लेती है क्योंकि उसे ते और अरन को एक साथ देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता और वो उन दोनों के बारे में अजीब अजीब सी बातें सोचने लगती है, जिसे सोचकर उसी का दिल जलने लगता है कि तभी वहाँ पर ते आ जाता है और वो ब्यूटी को इस तरह देखकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और वो ब्यूटी से पूछता है आखिरकार क्या बात है, तुम इतने गुस्से में क्यों हो। तो ब्यूटी कहती है कौन गुस्से में है और मैं क्यों गुस्से में रहूंगी, तुम्हें बेकार की गलतफहमी हो गई है। तो ते कहता है मैं तुम्हें इतना तो जरूर जान गया हूँ कि मैं तुम्हें देखकर बता सकूं कि तुम कब खुश होती हो और कब गुस्से में रहती हो। तो ब्यूटी कहती है आजकल काम करने के बजाय मेरे ऊपर पीएचडी कर रहे हो क्या। तो ते कहता है मजाक करना बंद करो, वैसे मैं तुम्हें यहाँ पर एक इन्विटेशन कार्ड देने आया था। वैसे औरन भी मुझे ऑफिस में ये इवेंट का कार्ड ही देने के लिए आई थी और वो तुम्हें भी देना चाहती थी, लेकिन तुम तो पहले ही ऑफिस से चली गई। औरन के पापा ने एक इवेंट रखा है और उसमें उन्होंने हम दोनों को बुलाया है, इसलिए तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। तो ब्यूटी कहती है ठीक है, लेकिन क्या ये इवेंट रात में है या दिन में। अगर ये इवेंट रात में रहा तो मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगी, लेकिन अगर दिन में रहा तो मैं चलूंगी। तो ते कहता है पहले मेरी पूरी बात तो सुन लिया करो, ये इवेंट दिन में ही है। तो ब्यूटी कहती है अगली बार तुम्हें जब अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर जाना हो ना तो कोई अच्छी सी जगह पर जाना, ना कि ऑफिस में आकर गुटुरगु करना, समझे। तो ते कहता है तुम क्या बात कर रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो यहाँ पर काम से आई थी, पर तुम्हें इतनी जलन क्यों हो रही है। तो ब्यूटी कहती है मुझे जलन कहाँ हो रही, मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम लोग अगर कहीं डेट पर जाओ तो अच्छी जगह पर जाओ, जाके ताकि तुम लोग साथ में टाइम स्पेंड कर सको, समझे। और इसी बात को लेकर दोनों में बहस हो जाती है। वेल आपको यहाँ पर इन दोनों का क्यूट सा मोमेंट भी देखने को मिलेगा। आगे ते घर जाता है और घर में से ब्यूटी के बारे में ही सोचता है और उसके बारे में सोच सोच कर स्माइल करता है। वेल यहाँ पर ते को तो एहसास हो गया है कि उसे ब्यूटी से प्यार हो गया, पर वो ये बात मानने को तैयार ही नहीं होता। दूसरी तरफ ब्यूटी भी ते के पास जाने के लिए मरी जा रही होती है, पर वो खुद को ते के पास जाने से रोकती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि ते औरन से प्यार करता है ना कि उससे, और उसका उसके पास बार बार जाना ठीक नहीं है क्योंकि अगर उसे ते की आदत लग गई तो वो चाह कर भी ते को अपने आप से दूर नहीं कर पाएगी। भले ही वो उसे पसंद करती हो पर ते उसे पसंद नहीं करता, इसलिए उसे जल्द से जल्द उस इंसान को ढूंढना होगा जिसे वो अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करेगी ताकि वो इस श्राप से मुक्त हो सके। और ब्यूटी यही सारी बातें सोच सोच कर स्माइल करती है, लेकिन वो अपने दिल से ते की यादों को निकाल ही नहीं पाती और ते के बारे में ही सोच सोच कर पगला रही होती है। दूसरी तरफ ललिता जब अपनी बेटी की ऐसी हालत देखती है तो उसे यकीन हो जाता है कि उसकी बेटी को ते से प्यार हो गया है। तो वो देवी को कहती है कि मेरी बेटी को उसका सच्चा प्यार मिल गया है, अब तो वो इस श्राप से मुक्त हो जाएगी ना। तो देवी कहती है इतना आसान नहीं है जितना तुम्हें लग रहा है, ब्यूटी को अपने प्यार को पाने के लिए बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और तुम्हें इस श्राप के शर्त तो पता ही है कि ब्यूटी जब तक उस इंसान से अपनी जान से ज्यादा प्यार नहीं कर लेती तब तक वो इस श्राप से मुक्त नहीं हो सकती। अगले दिन ते ब्यूटी के घर उसे इवेंट में ले जाने के लिए आता है तो ब्यूटी 2 घंटे से तैयार होने में ही लगी होती है और इधर बेचारा ते उसका इंतजार कर करके पगला रहा होता है। आगे ब्यूटी जब रेडी होकर नीचे आती है तो ते की नजर तो उसके ऊपर से हटती ही नहीं क्योंकि ब्यूटी की ब्यूटी सच में बहुत ही कमाल होती है और ते की नजरें तो उसके ऊपर से हटने का नाम ही नहीं लेती। इधर सारे वर्कर्स को भी उन दोनों की जोड़ी बहुत ही पसंद होती है और सबको लगता है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, पर इन दोनों को ही इस बात की कोई खबर नहीं होती कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और एक दूसरे के लिए ही बने हैं। आगे ते ब्यूटी को इवेंट पर लेकर जाता है तो उस इवेंट का थीम ही बर्ड पर हो तो ते को ब्यूटी के लिए बहुत ही फिक्र होने लगती है कि कहीं ब्यूटी बर्ड को देखकर फिर से परेशान ना हो जाए। लेकिन तभी जब वो देखता है कि ब्यूटी को अब बर्ड से कोई प्रॉब्लम नहीं है बल्कि वो उससे प्यार से बातें कर रही है तो ये देखकर तो ते पूरी तरह से इम्प्रेस हो जाता है और वो ब्यूटी से पूछता भी है तुम्हें तो बर्ड से प्रॉब्लम थी ना, फिर ऐसा क्या हो गया जो तुम्हें इस पर इतना प्यार आता है। तो ब्यूटी कहती है मुझे बर्ड से कभी भी प्रॉब्लम नहीं थी, मैं बर्ड से बहुत प्यार करती थी, लेकिन मेरी लाइफ में कुछ ऐसा हो गया था जिस वजह से मैं इनसे नफरत करने लगी थी, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है, अब मुझे इनसे कोई नफरत नहीं है। तो यहाँ पर ते ब्यूटी को अपने ब्यूटी बर्ड के बारे में बताता है कि एक बर्ड है जो हमेशा उससे मिलने के लिए आती है, वो भी रात में, और उसके बाहों में ही हमेशा सोती है क्योंकि उसके बाहों में सोकर उसे आराम मिलता है और वो तुम्हारी तरह नोटी और नकचरी भी है। जब भी मैं तुम्हारे बारे में उसे कुछ बुरा बोलता हूँ तो वो मुझे काटने को दौड़ती है। और यहाँ पर ते ब्यूटी के सामने ही उसकी ही बातें करने लगता है जिसे सुनकर ब्यूटी पूरी तरह से शर्मा जाती है क्योंकि ते यहाँ पर रोमांटिक वे में बात कर रहा होता है जो सिर्फ ब्यूटी ही समझ रही होती है क्योंकि ते को लग रहा होता है कि वो तो चिड़िया के बारे में बात कर रहा है, पर उसे क्या पता कि वो जिस चिड़िया के बारे में ब्यूटी के सामने बातें कर रहा है वो चिड़िया तो वो खुद है जिसे उसकी बातों को सुनकर शर्म आ रही है। तो ते ब्यूटी को कहता भी है तुम इस तरह रिएक्ट क्यों कर रही हो, मैं तो बर्ड के बारे में बात कर रहा हूँ, तुम्हारे बारे में नहीं। तो ब्यूटी इस बात को टाल देती है और कहती है हमें लेट हो रहा है, हमें अंदर जाना चाहिए। आगे वो लोग इवेंट में जाते हैं तो यहाँ पर
ब्यूटी और उनके पापा से अच्छे से बात करती है और उनका अच्छे से वेलकम भी करती है। तो यहाँ पर सारे लोग ब्यूटी का अच्छे से वेलकम करते हैं। आगे औरन और ते एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और यहाँ पर औरन ते को ब्यूटी से दूर लेकर जाती है। तो बेचारी ब्यूटी अकेले ही पार्टी में खड़ी रहती है। तो ते का पूरा ध्यान ब्यूटी पर ही रहता है और औरन ये सब नोटिस करती है और उसे ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इधर ब्यूटी पार्टी में अकेली होती है कि तभी वहाँ पर चरण आ जाता है ब्यूटी को कंपनी देने के लिए और यहाँ पर ये दोनों हंस हंस कर बातें कर रहे होते हैं। तो ते जब उन दोनों को हंस हंस करके बातें करते हुए देखता है तो उसे बहुत ही जलन होती है, क्योंकि वो उन दोनों को एक साथ बिल्कुल भी देख नहीं सकता। इसलिए वो ब्यूटी के पास जाता है उससे चरण से दूर करने के लिए, लेकिन तभी वहाँ पर औरन आ जाती है और वो ते को अपने गेस्ट से मिलवाने के लिए वहाँ से लेकर चली जाती है। आगे इवेंट स्टार्ट हो जाता है। तो इस इवेंट की मेन गेस्ट कोई और नहीं बल्कि इस कंट्री की सबसे बड़ी डिजाइनर और मॉडल एलिस होती है, जो एक नंबर की घमंडी चुड़ैल नकचरी बिल्कुल ब्यूटी की टू कॉपी होती है और ब्यूटी एलिस की बहुत बड़ी फैन भी होती है। जब ब्यूटी एलिस को देखती है तो वो उससे बात करने के लिए जाने लगता है ताकि वो एलिस को अपनी कंपनी के साथ काम करने के लिए मना सके, क्योंकि अगर एलिस उसकी कंपनी के साथ काम करने के लिए मान गई तो एलिस की पॉपुलैरिटी की वजह से उसकी कंपनी कहां से कहां पहुंच जाएगी। तो ते उसे रोकता है और कहता है तुम इस तरह बीच में उनसे बात करने के लिए नहीं जा सकती, तुम्हें थोड़ा रुकना चाहिए, जैसे ही हमें मौका मिलेगा हम उनसे बात करने के लिए जाएंगे। इधर चरण भी इस मौके को गंवाना नहीं चाहता और वो एलिस से बात करने के लिए जाता है ताकि वो उसे अपनी कंपनी में शामिल कर सके। इधर ब्यूटी भी उन दोनों को बात करते हुए देख लेती है। तो वो ते को कहती है अगर हम इसी तरह हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे ना तो हमारी राइवल कंपनी उन्हें उड़ाकर लेकर चली जाएगी और हम देखते ही रह जाएंगे। तुम्हें इस बारे में औरन से बात करनी चाहिए, औरन तो उन्हें जानती है ना, तो तुम औरन से कहो ना कि वो एलिस से तुम्हारा इंट्रोडक्शन करवाए। और यहाँ पर ब्यूटी ते को औरन के पास भी लेकर जाती है इस बारे में बात करवाने के लिए, पर ते औरन से कोई बात कर ही नहीं पाता। तो ब्यूटी समझ जाती है कि इस बंदे से कुछ भी नहीं होने वाला, उसे खुद ही कुछ करना होगा, इसलिए वो सीधा एलिस के पास चली जाती है बात करने के लिए। और यहाँ पर ब्यूटी एलिस से बहुत ही प्यार से बात करती है और उसे ये भी बता कि मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप हमारी कंपनी के साथ काम करें। पर यहाँ पर एलिस ब्यूटी से बिल्कुल भी अच्छे से बात नहीं करती, उल्टा उसे टेंड्रम दिखाती है, जिसे देखकर तो ब्यूटी के होश ही उड़ जाते हैं कि वो जिस औरत की इतनी बड़ी फैन है वो औरत तो आइडियल बनने लायक ही नहीं। आगे एलिस औरन से बहुत ही अच्छे से बात करती है। तो यहाँ पर औरन ते को एलिस से मिलाती है और उसे ये भी बताती है कि ये उसका फियांसे है। तो एलिस ते को देखकर बहुत ही खुश होती है और उससे बहुत ही अच्छे से बात करती है। आगे सारे लोग मिलकर फोटो शूट करवाते हैं। तो यहाँ पर एलिस ते और औरन को एक साथ करीब लाने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे लगता है कि वो दोनों साथ में बहुत ही अच्छे लगते हैं। पर ब्यूटी को उन दोनों को एक साथ देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो उन दोनों की बुराइयां करने लगती है। तो एलिस ये सब सुन लेती है और वो ब्यूटी को कहती है आखिरकार उन दोनों की जोड़ी में प्रॉब्लम ही क्या है, वो दोनों साथ में बहुत ही अच्छे लगते हैं, जैसे वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हों। और यहाँ पर इन दोनों में बहस हो जाती है। तो ब्यूटी को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से जाने लगती है कि तभी वहाँ पर उसकी मॉम एक चमत्कार करती है ताकि वो अपनी बेटी की हेल्प कर सके। लेकिन ये चमत्कार ब्यूटी के लिए अभिशाप बन जाता है, क्योंकि ब्यूटी के गिरने की वजह से एलिस के ऊपर स्टेज गिर जाता है, जिस वजह से वहाँ पर उसका बहुत बड़ा पोपट बन जाता है और सारे लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। और एलिस ये सब देखकर पूरी तरह से पगला जाती है, क्योंकि उसके लिए उसकी इमेज उसकी जान से भी ज्यादा प्यारी होती है। आगे एलिस इसका सारा इल्जाम ब्यूटी पर लगा देती है। तो ब्यूटी यहाँ पर कहती है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया, उसने एलिस के ऊपर कुछ भी नहीं गिराया। पर कोई भी ब्यूटी की बात पर यकीन नहीं करता, सब एलिस की बात पर ही यकीन करते हैं। और यहाँ पर ब्यूटी की गलती ना होते हुए भी ब्यूटी को यहाँ पर कसूरवार ठहराया जाता है और सारे लोग यहाँ पर ब्यूटी पर ही इल्जाम लगाने लगते हैं। आगे ते भी ब्यूटी पर ही इल्जाम लगाने लगता है। तो ब्यूटी यहाँ पर ते को समझाती है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया, उसने एलिस पर कुछ भी नहीं गिराया, ये सब एक एक्सीडेंट था। पर यहाँ पर ते ब्यूटी की एक बात भी नहीं सुनता और कहता है, तो ते कहता है तुम्हारी गलती हो या ना हो, लेकिन तुम्हारी वजह से एलिस को चोट लगी है, इसलिए तुम्हें एलिस से माफी मांगनी होगी। तो ब्यूटी कहती है मैं उससे माफी नहीं मांगूंगी, जब मेरी कोई गलती ही नहीं है तो मैं माफी क्यों मांगू। तो ते कहता है तुम कंपनी की प्रेसिडेंट बन गई हो ना, तो तुम्हें कंपनी के बारे में भी सोचना चाहिए। तुम्हें पता है ना कि एलिस अगर हमारी कंपनी के साथ काम करेगी तो हमें कितना फायदा होगा, लेकिन तुम्हारी इस बेवकूफी की वजह से वो हमारे साथ काम नहीं करेगी, जो मैं बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हें एलिस से माफी मांगनी होगी। तो ब्यूटी कहती है मैं उससे माफी नहीं मांगूंगी। कि तभी ब्यूटी के चेंज होने का टाइम हो जाता है और वो वहाँ से जाने लगती है, पर ते उसे जाने नहीं देता। तो ब्यूटी कहती है तुम मुझसे माफी मंगवाना चाहते हो ना, ठीक है मैं कल उनसे बात करूंगी, लेकिन अभी मुझे जाने दो, अभी मुझे बहुत अर्जेंटली कहीं जाना है। तो ते उसकी एक बात भी नहीं सुनता और कहता है तुम्हारी यही हरकत मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तुम कभी भी दूसरों के बारे में नहीं सोचती, हमेशा अपने बारे में ही सोचती हो, लेकिन आज मैं तुम्हारी एक भी चलने नहीं दूंगा। और यहाँ पर ते ब्यूटी को जबरदस्ती एलिस के पास लेकर जाता है माफी मंगवाने के लिए, लेकिन एलिस ब्यूटी से मिलना ही नहीं चाहती। तो ब्यूटी कहती है देखो वो मुझसे अभी नहीं मिलना चाहती, मैं उनसे कल मिलकर माफी मांग लूंगी, अभी मुझे कहीं जाना है। और ब्यूटी वहाँ से चली जाती है। तो ते भी उसके पीछे जाता है। आगे ब्यूटी हड़बड़ी में जा रही होती है कि तभी वो चरण से टकरा जाती है, कि तभी वहाँ पर ते आ जाता है और उन दोनों को
एक साथ देखकर उसे फिर से मिर्गी का दौरा पड़ जाता है और उसे ये लगता है कि ब्यूटी चरण के साथ जाने के लिए इतनी जल्दी कर रही थी, पर उसे क्या पता कि ब्यूटी अपने श्राप की वजह से घर जल्दी जाने की कोशिश कर रही थी। आगे ब्यूटी घर जा रही होती है लेकिन वो रास्ते में ही चेंज हो जाती है, तो बेचारा ड्राइवर पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हो जाता है कि आखिरकार ब्यूटी गई तो गई कहाँ, अभी तो वो उसकी कार में बैठी थी तो वो इतनी जल्दी गायब कैसे हो गई। आगे ते एलिस के पास जाता है और ब्यूटी की तरफ से उससे माफी मांगता है, पर एलिस किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं होती और वो कहती है ब्यूटी ने मेरे साथ बहुत गलत किया है, इसलिए मैं उसे कभी भी माफ नहीं करूंगी। तो यहाँ पर औरन एलिस को समझाने की कोशिश करती है, पर एलिस यहाँ पर किसी की भी बात नहीं सुनती, तो बेचारे ते को मायूस होकर घर वापस जाना पड़ता है। आगे ब्यूटी ते के पास उड़कर जाती है और वहाँ जाकर उसे समझाने की कोशिश करती है कि आज जो भी हुआ उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, उसने एलिस को नहीं गिराया था, पर ते उसकी बातों को समझ ही नहीं पाता क्योंकि ब्यूटी अब एक बर्ड बन गई होती है। पर ते को ऐसा जरूर फील हो रहा होता है कि ब्यूटी सैड है, क्योंकि ब्यूटी ये कहते कहते रोने लगी होती है। तो ते कहता आज मैंने अपनी लाइफ में पहली बार किसी बर्ड को इस तरह रोते हुए देखा है, आखिरकार क्या बात है। और यहाँ पर ते ब्यूटी को सहलाने लगता है और उसे अपने बाहों के कंफर्ट जोन में रखकर उसे खूब प्यार करता है। तो ब्यूटी ते की बाहों में जाते ही रिलैक्स फील करने लगती है और वहीं पर सो जाती है। आगे सुबह होने वाली होती है तो ब्यूटी जल्दी से उठ जाती है और वो जब ते को चैन की नींद सोते हुए देखती है तो उसे ते पर बहुत ही प्यार आता है, पर वो अपने प्यार को कंट्रोल करके सीधा घर पहुंच जाती है और वहां जाकर देवी को खूब शिकायत लगाती है कि यहाँ पर तो उसकी कोई गलती भी नहीं थी, फिर उसे किस बात की सजा मिल रही है, जबकि उसने एलिस के साथ कुछ भी नहीं किया, लेकिन एलिस उसे ही कसूरवार ठहरा रही है और उस एलिस की वजह से ते को बहुत परेशानी हो रही है। बेचारा कितना परेशान है कि तभी वहाँ पर देवी आती है और कहती है मुझे कोसना बंद करो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये सब तो तुम्हें अपने कर्मों का फल मिल रहा है। तुम्हें पता है तुम भी पास्ट में बिल्कुल एलिस की तरह ही थी, तुम अपने सामने लोगों को कुछ भी नहीं समझती थी, हमेशा लोगों को नीचा दिखाती थी और ये भी नहीं सोचती थी कि लोगों पर तुम्हारी बातों का क्या असर पड़ेगा। आज जब एलिस तुम्हारे साथ ये सब कर रही है तो तुम्हें पता चल रहा है कि तुम लोगों के साथ कितना बुरा करती थी। एलिस बिल्कुल तुम्हारी ट्रू कॉपी है, इसलिए एलिस को देखो और उसे समझो कि पास्ट में तुम कैसी थी और तुम लोगों के साथ किस तरह बर्ताव करती थी। शायद ये सब देखकर तुम्हारी आंखें खुल जाए और तुम लोगों को अच्छे से ट्रीट करना सीख जाओ। और देवी ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो ब्यूटी जब खुद को उसकी जगह पर रख के देखती है तो उसे समझ में आता है कि वो बिल्कुल एलिस की तरह थी, जो हमेशा लोगों पर रोब झाड़ती थी और लोगों को अपने पैरों की जूती समझती थी। आगे ब्यूटी का वो वीडियो इतना वायरल हो जाता है कि सारे लोग उसके बारे में बुरी बुरी बातें करने लगते हैं। जब ब्यूटी को इस बारे में पता चलता है उसका खून तो पूरी तरह से खौल उठता है और वो उन सारे रिपोर्टर्स पर केस करने की बातें करने लगती है जो उसके बारे में अफवाह फैला रहे होते हैं। कि तभी वहाँ पर ते आ जाता है और वो ब्यूटी को रोकता है और कहता है यहाँ पर तुम्हारी गलती है तो तुम किसी और को कुछ भी नहीं कह सकती, तुम्हें जाकर एलिस से माफी मांगनी होगी अपने किए की। तो ब्यूटी यहाँ पर ते को कहती है मैंने एलिस के साथ कुछ भी नहीं किया, कब तुम मुझ पर यकीन करोगे कि मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया, उस दिन जो भी हुआ वो बस एक हादसा था, उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। तो ते कहता है मैं नहीं जानता कि वो हादसा था या तुमने जानबूझकर किया, तुमसे गलती हुई है तो तुम्हें एलिस से माफी मांगनी होगी, अगर तुमने एलिस से माफी नहीं मांगी तो वो हमारे साथ कभी भी काम नहीं करेगी, जो हमारी कंपनी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसलिए तुम्हें हमारी कंपनी के लिए एलिस से माफी मांगनी होगी। कभी तो खुद के अलावा किसी और के बारे में भी सोच लिया करो, तुम कंपनी की प्रेसिडेंट हो और कंपनी के बारे में सोचना तुम्हारा फर्ज है। तो ब्यूटी कहती है मेरी यहाँ पर कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं उससे माफी मांगने के लिए जाती, लेकिन तुमने जो मुझे ऐसी ऐसी बातें बोली है ना, अब मैं उनसे कभी भी माफी नहीं मांगूंगी क्योंकि मुझे पता है कि मेरी कोई गलती नहीं है। और ब्यूटी गुस्से से वहाँ से चली जाती है। तो आंटी सही ब्यूटी के पास जाती है और उसे समझाती है कि हाँ मैं मानती हूँ कि यहाँ पर तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी कंपनी की भलाई के लिए और हमारे एम्प्लॉयज के लिए तुम्हें एलिस से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि तुम्हें पता है कि अगर एलिस ने हमारी कंपनी के साथ काम नहीं किया तो हमारी कंपनी को कितना बड़ा नुकसान होगा। क्या तुम ये चाहती हो कि तुम्हारे पापा की मेहनत इस तरह बर्बाद हो जाए? और वैसे भी माफी मांगने से कोई छोटा या बड़ा नहीं हो जाता, अगर तुम आगे बढ़कर उससे माफी मांगोगी तो तुम्हारा ये एफर्ट बर्बाद नहीं जाएगा, इसका फल तुम्हें जरूर मिलेगा। तो जब आंटी सही ब्यूटी को बड़े प्यार से समझाती है तो ब्यूटी मान जाती है एलिस से माफी मांगने के लिए। दूसरी तरफ ते के दिमाग में भी ब्यूटी की सारी बातें घूम रही होती है कि ब्यूटी बार बार कह रही है कि उसने कोई गलती नहीं की है, तो इसमें कोई ना कोई सच्चाई जरूर होगी। तो ते उस दिन की वीडियो को बार बार प्ले करके देखता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर ब्यूटी की कोई गलती नहीं थी, बल्कि ये एक हादसा था। तो ते इन सारे सबूतों को एलिस के पास लेकर जाने लगता है ताकि वो एलिस को भी बता सके। दूसरी तरफ एलिस अपने रिश्तेदारों के साथ बातचीत कर रही होती है कि तभी वहाँ पर चरण एलिस से मिलने के लिए आता है ताकि वो उससे बिजनेस की बातें कर सके। तो औरन को चरण का वहाँ पर आना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, क्योंकि वो नहीं चाहती कि एलिस चरण के साथ काम करे। आगे चरण एलिस को अपना प्रपोजल दिखाने लगता है तो एलिस को भी चरण का प्रपोजल बहुत ही अच्छा लगता है और ये दोनों आपस में बात करने लगते हैं। इधर
इधर ब्यूटी भी एलिस से मिलने के लिए उसके घर आती है, पर यहाँ पर एलिस उससे मिलना ही नहीं चाहती और वो अपने बॉडीगार्ड को सख्त ऑर्डर देती है कि वो ब्यूटी को अंदर आने ना दे। तो ब्यूटी भी एलिस की तरह ही जिद्दी होती है और वो एलिस से मिलने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने लगती है, जिस वजह से यहाँ उसकी और बॉडीगार्ड की हाथापाई भी हो जाती है कि तभी वहाँ पर चरण आ जाता है और ब्यूटी को इस तरह देखकर वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और यहाँ पर चरण ब्यूटी की हेल्प करता है और उन बॉडीगार्ड को कहता भी है कि ब्यूटी कोई क्रिमिनल नहीं है जो तुम लोग उसे इस तरह ट्रीट कर रहे हो। वो एलिस से मिलना चाहती है तो उसे मिलने दो ना। पर कोई भी ब्यूटी को एलिस से मिलने के लिए देता ही नहीं, तो ब्यूटी भी हार नहीं मानती और वो सीधा एलिस के पास जाती है और कहती है कल जो भी हुआ उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि वो सब मेरी वजह से हुआ है तो मैं उसकी सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। कल आपके ऊपर स्टेज गिरा था ना, जिस वजह से आपको काफी चोट लगी थी, तो आज मैं भी अपने ऊपर उतना ही सामान बोझ लेती हूँ जिस वजह से मुझे भी चोट लग जाएगी, तो हम दोनों का हिसाब बराबर हो जाएगा। और अगर आप चाहें तो आप मेरी ऐसी वीडियो बनाकर पोस्ट भी कर सकती हैं जिससे मेरी बदनामी होगी, जिससे आपको सुकून मिल जाएगा। और ब्यूटी यहाँ पर एलिस को मनाने के लिए पूरी मेहनत करती है। तो एलिस भी ब्यूटी के ऐसे एफर्ट्स को देखकर ब्यूटी को कहती है बस हो गया, अब और तमाशा मत करो, मैं तुमसे कल मिलूंगी, अभी यहाँ से जाओ। तो ब्यूटी वहाँ से जाने लगती है कि तभी उधर से ते आता है औरन के साथ और ते औरन को वो वीडियो देता है और वो कहता है कि वो जाकर इसे एलिस को दिखा दे ताकि एलिस की सारी गलतफहमी दूर हो जाए। आगे ते को जब पता चलता है कि ब्यूटी ने एलिस से माफी मांगने के लिए इतना कुछ किया, ये सब जानकर तो ते के पूरी तरह से होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि ब्यूटी इस हद से भी गुजर सकती है। आगे ते ब्यूटी की केयर करने लगता है कि तभी वहाँ पर औरन आ जाती है और उन दोनों को इतने करीब देखकर औरन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो ये बात किसी के सामने जाहिर नहीं करती और ते को कहती है कि एलिस तुम दोनों से मिलना चाहती है, अंदर चलो। आगे वो लोग एलिस से मिलने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर ब्यूटी एलिस को कहती है मैंने आपसे कहा था ना कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन आपने मेरी बात मानी ही नहीं। तो एलिस कहती है तुम्हारी गलती हो या ना हो, लेकिन तुम्हारी वजह से ही मैं गिरी हूँ, लेकिन फिर भी औरन की वजह से और ते की वजह से मैं तुम्हें एक मौका दे रही हूँ। आगे वो लोग एलिस के सामने अपने बिजनेस प्रपोजल को रखने लगते हैं। तो एलिस ब्यूटी को कहती है मैं तुम्हारी कंपनी के साथ बिजनेस करूंगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे टेस्ट पर खरा उतरना होगा। मैं चाहती हूँ कि तुम 3 दिन के अंदर 10 आउटफिट के स्केचेस बनाओ, अगर वो आउटफिट मुझे पसंद आया तो मैं तुम्हारी कंपनी के साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। तो ब्यूटी और ते जैसे एलिस के मुँह से ऐसी बातें सुनते हैं तो वो लोग पूरी तरह से शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर एलिस साफ साफ ब्यूटी को बुली करने की कोशिश कर रही होती है। तो ब्यूटी कहती है मैं 3 दिन के अंदर 10 आउटफिट कैसे तैयार करूंगी। तो एलिस कहती है मैं नहीं जानती, तुम बहुत बड़ी डिजाइनर हो ना, तो तुम्हें अपनी काबिलियत मेरे सामने साबित करनी होगी। अगर तुमने 3 दिन के अंदर ये काम पूरा नहीं किया तो समझ लेना कि मैं तुम्हारी कंपनी के साथ काम नहीं करूंगी, उल्टा मैं चरण की कंपनी के साथ काम करूंगी जो तुम लोगों का राइवल है। तो बेचारी ब्यूटी ये सुनकर बहुत ही परेशान हो जाती है कि तभी उसके चेंज होने का टाइम भी आ जाता है। तो ब्यूटी को कुछ समझ में नहीं आता और वो एलिस को हामी भर देती है और कहती है ठीक है मैं 3 दिन के अंदर आपको सारे आउटफिट दिखाऊंगी। और ब्यूटी काम का बहाना बनाकर वहाँ से भाग जाती है क्योंकि उसके चेंज होने का टाइम हो गया होता है। तो बेचारे ते को ही आगे का मामला संभालना पड़ता है क्योंकि ब्यूटी की हरकतें हमेशा उसे शर्मिंदा ही करती है। दूसरी तरफ चरण अपनी कंपनी के सारे डिजाइनर को ऑर्डर देता है कि वो 10 यूनिक डिजाइन को रेडी करे, क्योंकि वो ये मौका अपने हाथ से जाने देना नहीं चाहता। वो एलिस को किसी तरह भी इम्प्रेस करके रहेगा। आगे ते और औरन बातें कर रहे होते हैं तो ते यहाँ पर औरन को थैंक यू कहता है, क्योंकि अगर औरन ने उसकी इन सब में हेल्प नहीं की होती तो एलिस कभी भी उन लोगों से बात करने के लिए नहीं मानती। तो औरन कहती इसमें थैंक्स कहने की क्या बात है, मैं तो दिल से तुम लोगों की हेल्प करना चाहती थी और वैसे भी इन सब में ब्यूटी की कोई गलती नहीं थी, बेचारी पर खामखाई इल्जाम लगाया गया और बेचारी को कितना बुरा लग रहा होगा। तो ते कहता है ब्यूटी के साथ जो हुआ बहुत ही अच्छा हुआ, इससे उसे एक सबक मिलेगा। इधर ब्यूटी भी उन दोनों की सारी बातें सुन लेती है तो उसे ते पर बहुत ही गुस्सा आता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के सामने उसकी बुराइयां कैसे कर सकता है और वो यहाँ पर फिर से ते को चोंच मारने लगती है। तो ते ब्यूटी बर्ड को देखकर फिर से ब्यूटी की ही बातें करने लगता है जो औरन को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, क्योंकि औरन जितने भी टाइम ते के साथ गुजारती है ते इसमें से ब्यूटी की ही बातें करता है, कभी भी औरन की बातें नहीं करता और यही सब बातें औरन को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती और बेचारी अपसेट हो जाती है। आगे औरन घर जाती है और वो अपसेट रहती है तो उसकी फैमिली उससे पूछती है कि आखिरकार क्या बात है। तो औरन यहाँ पर अपने पेरेंट्स को बताती है कि वो जब भी ते के साथ होती है तो ते उसकी बातें करने के बजाय हमेशा ब्यूटी की ही बातें करता रहता है, उसी की फिक्र करता रहता है जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो औरन की मॉम कहती है अगर ते तुम्हारा उस तरह ख्याल नहीं रख रहा जिस तरह तुम चाहती हो तो तुम्हें दूसरे ऑप्शन को भी ध्यान में रखना चाहिए। चरण बहुत ही अच्छा लड़का है, वो हमेशा तुम्हारी केयर करता है और तुम्हारे बारे में ही सोचता है, तुम्हें चरण के बारे में भी सोचना चाहिए। तो औरन कहती है मैं चरण से प्यार नहीं करती मम्मी, मैं ते को पसंद करती हूँ, मैं उसके साथ अपनी लाइफ गुजारना चाहती हूँ। तो औरन की मॉम कहती है तुम ते के साथ अपनी लाइफ गुजारना चाहती हो क्योंकि तुम ते को पसंद करती हो, लेकिन ते तुम्हें पसंद नहीं करता। उसके बिहेवियर से पता चलता है कि वो तुम्हारे साथ अपनी लाइफ नहीं बिताना
बताना चाहता। ये बात तुम्हारे दिमाग में क्यों नहीं घुसती? तोरन कहती ऐसा कुछ नहीं है मम्मी, आपको गलत लग रहा है। ते मुझे पसंद करता है और आप मुझे जबरदस्ती चरण के मत्थे नहीं मर सकती। मैं चरण को पसंद नहीं करती, इसलिए मैं उसके साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखूंगी। तोरन के पेरेंट्स कहते हैं हम तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं कर रहे बेटा, हम तुम्हारी भलाई सोच रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारी बेटी की शादी एक ऐसे लड़के से हो जो हमारी बेटी को खुश रखे। और तुम ही बताओ कि चरण में आखिरकार बुराई क्या है? वो बहुत ही अच्छा लड़का है, वो हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता है और वो एक बिजनेसमैन भी है। मुझे तो चरण में कोई भी खराबी नहीं दिखती, जितना ते काबिल है उतना चरण भी काबिल है, इसलिए तुम्हें कोई भी फैसला करने से पहले सोच समझ कर करना चाहिए। तोरन कहती है मैं कुछ भी नहीं जानती मम्मी, लेकिन मैं चरण के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती क्योंकि मुझे ते पसंद है। और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ ब्यूटी ते को कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी गर्लफ्रेंड के सामने मेरी बुराई करने की? क्या मैं इतनी बुरी हूँ जो तुम हमेशा मेरी बुराई करते रहते हो? तो ते कहता है आज तुम बड़ी ही गुस्से में हो, क्या बात है? क्या किसी से लड़ाई हुई है? तो ब्यूटी कहती है मेरी लड़ाई किससे होगी? मैं जिससे लड़ाई करना चाहती हूँ वो तो मुझे पसंद भी नहीं करता। तुम तो औरन को पसंद करते हो, उसी के साथ अपनी लाइफ गुजारने के बारे में सोच रहे हो। और यहाँ पर ब्यूटी ये कहते कहते इमोशनल हो जाती है। तो ते कहता है आज तुम बहुत ही इमोशनल हो रही हो, आओ मैं तुम्हें अपनी बाहों में लेकर तुम्हें अच्छा फील करवाता हूँ। और यहाँ पर ते ब्यूटी पर प्यार लुटाने लगता है और यहाँ पर ते ब्यूटी को शांत करने के लिए उसे किस भी करता है। वेल आपको यहाँ पर इन दोनों का रोमांटिक सीन भी देखने को मिलेगा। इधर ब्यूटी ते से किस पाकर बहुत ही इमोशनल हो जाती है और कहती है अभी मैं बर्ड बनी हूँ इसलिए तुमने मुझे किस किया, लेकिन क्या जब मैं इंसान रहूंगी तब तुम मुझे किस करोगे? शायद ऐसा कभी भी नहीं होगा क्योंकि तुम मुझसे प्यार नहीं करते बल्कि औरन से प्यार करते हो और मेरी लाइफ ऐसी ही रहेगी। मुझे कभी भी वो इंसान नहीं मिलेगा जिससे मैं प्यार करती हूँ क्योंकि मैं जिस इंसान से प्यार करती हूँ वो इंसान तो किसी और से प्यार करता है। और ब्यूटी ये कह कहकर आंसू बहाने लगती है। तो ते ब्यूटी को अपनी बाहों में भरकर उसे शांत करता है और उसे लेकर वो सो जाता है। तो ब्यूटी भी ते की बाहों में जाकर सो जाती है। दूसरी तरफ ललिता देवी को कहती है आज तो ते ने ब्यूटी को किस किया है, इसका मतलब ब्यूटी अपने श्राप से मुक्त हो गई है। तो देवी कहती है हाँ मैं मानती हूँ कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन ते ने एक चिड़िया को किस किया है, एक इंसान को नहीं। ब्यूटी का किस तभी वैलिड होगा जब ब्यूटी का किस तभी वैलिड होगा जब ब्यूटी इंसानी रूप में रहेगी और ते उसे किस करेगा, तभी ब्यूटी इस श्राप से मुक्त हो पाएगी वरना नहीं। तो ललिता देवी की ये सारी बातें सुनकर परेशान हो जाती है क्योंकि पता नहीं वो दिन कब आएगा जब ब्यूटी को उसके प्यार का किस मिलेगा। अगली सुबह ब्यूटी ते की बाहों में इस तरह सोती है कि उसे सुबह की खबर ही नहीं रहती और जब वो सुबह में उठती है और अपने आप को ते के पास ऐसी हालत में पाती है तो वो पूरी तरह से परेशान हो जाती है क्योंकि अगर ते ने उसे ऐसी हालत में देख लिया तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। तो बेचारी ब्यूटी किसी तरह ते के पास से अपने आप को छुपती बचाती हुई बाथरूम और वहां जाकर ते के कपड़े पहनकर खुद को ढकती है और उसके बाद वो ते के घर से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी ते की भी नींद खुल जाती है और वो बाथरूम चला जाता है और वहां जाकर नंगा हो जाता है। तो ब्यूटी अपने सामने ते को नंगू पंगू हालत में देखकर पूरी तरह से शर्मा जाती है, लेकिन फिर भी अपने आप को कंट्रोल करके किसी तरह वो ते के घर से भाग जाती है और ते उसे नहीं देख पाता। आगे ब्यूटी घर आती है तो घर में सारे लोग ब्यूटी का ऐसा हुलिया देखकर तो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिरकार ब्यूटी ने पहना क्या है। तो ब्यूटी अपनी करतूतों को छुपाने के लिए सबको ये बताती है कि ये डिजाइन आजकल फैशन में है इसलिए उसने ये सब पहना है और वो बातों को गोल गोल घुमाकर इस बात को टाल देती है। तो उसके सारे सर्वेंट भी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। दूसरी तरफ चरण अपनी कंपनी के नए नए डिजाइन को तैयार करता है ताकि वो एलिस अपना बेस्ट दे सके और अपनी कंपनी को आगे बढ़ा सके। इधर ब्यूटी डिजाइन बना रही होती है कि तभी वहाँ पर आंटी जैन आती है और ब्यूटी को उसकी माँ की कुछ डिजाइन देती है ताकि उसे देखकर उसे डिजाइन बनाने में हेल्प मिल सके। तो ब्यूटी जब अपने पुराने कपड़े देखती है और अपनी मॉम की डिजाइन देखती है तो वो बहुत ही इमोशनल हो जाती है और तभी उसके दिमाग में एक अच्छा सा आइडिया आता है और वो उसी आइडिया को ड्रॉ कर रही होती है कि तभी वहाँ पर ते उसके लिए नाश्ता लेकर आता है। तो ब्यूटी जैसे ही ते को देखती है वो पूरी तरह से शर्मा जाती है क्योंकि उसने सुबह में को नंगू पंगू हालत में देखा था जिस वजह से वो पूरी तरह से शर्मा जाती है। तो यहाँ पर ते ब्यूटी से माफी मांगता है कि उसने उस पर भरोसा नहीं किया। जब ब्यूटी उसे कह रही थी कि उसने एलिस के साथ कुछ भी नहीं किया तब उसने ब्यूटी की बात नहीं मानी, इसलिए ते यहाँ पर ब्यूटी से माफी मांगता है। तो ब्यूटी कहती है ठीक है इस बार मैं तुम्हें माफ करती हूँ, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि आगे से तुम मुझ पर भरोसा करोगे। अगर मैं तुम्हें कोई बात कहूँ कि ये काम मैंने नहीं किया है तो तुम्हें मानना होगा कि मैंने ये काम नहीं किया है। तो ते कहता है मैं तुमसे वादा करता हूँ आइंदा से मैं तुम पर भरोसा करूंगा और तुम्हें समझने की पूरी कोशिश करूंगा। और इसी चक्कर में ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते
जाते हैं तो बेचारी ब्यूटी पूरी तरह से शर्मा जाती है और बात को बदलने के लिए यहाँ पर ते को अपने डिजाइन दिखाने लगती है। तो ते कहता है मैं अभी तुम्हारे डिजाइन नहीं देखूंगा, बल्कि जब तुम्हारे सारे डिजाइन कंप्लीट हो जाएंगे तब मैं देखूंगा, इसलिए अच्छे से सारे डिजाइन बनाना। और ते ये कहकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ चरण औरन से मिलने के लिए आता है तो औरन को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता जब भी चरण उससे मिलने के लिए आता है और वो यहाँ पर चरण से रूडली ही बात करती है। तो औरन की मॉम को अपनी बेटी का ऐसा बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि चरण उसकी इतनी केयर करता है, हमेशा उससे अच्छे से बात करता है, पर औरन हमेशा उसे पलट कर ही जवाब देती है और उसे अपनी बेरुखी ही दिखाती है, जिस वजह से औरन की मॉम को औरन का ऐसा बिहेवियर अच्छा नहीं लगता और वो औरन को समझाती भी है कि उसे चरण के साथ इस तरह बिहेव नहीं करना चाहिए। तो औरन यहाँ पर अपनी मॉम को कहती भी है कि मुझे चरण बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए प्लीज आप मुझे उसके साथ सेट करना बंद कीजिए। तो औरन की मॉम कहती है आखिरकार चरण में खराबी ही क्या है, वो तुम्हारी केयर करता है, तुम्हारी फिक्र करता है, वो ते से तो लाख गुना अच्छा है, वो जब भी तुम्हारे साथ रहता है वो तुम्हारी फिक्र करता है, सिर्फ तुम्हारी बातें करता है, क्या ते ऐसा करता है? तो औरन कहती है मॉम आप जिस चरण के इतने गुणगान गा रही है ना, वो भी ब्यूटी के ही पीछे पड़ा हुआ है, वो भी ब्यूटी को पटाने के पीछे पड़ा हुआ है, और वो जो हमारे साथ इतनी नजदीकियां बढ़ा रहा है ना, वो भी अपने बिजनेस के फायदे के लिए ही बढ़ा रहा है। तो औरन की मॉम कहती है चरण जो भी कर रहा है वो सब खुले आम कर रहा है, उसके दिल में कोई 6-5 नहीं है, वो जो भी कर रहा है सामने से कर रहा है, पीठ पीछे नहीं, इसलिए तुम्हें चरण के साथ अच्छे से पेश आना होगा। अगर तुमने चरण के साथ फिर से मिसबिहेव किया तो मैं तुम्हारे पापा को तुम्हारी शिकायत लगाऊंगी, समझी? दूसरी तरफ ब्यूटी के दिमाग में अच्छे अच्छे आइडियाज आते हैं, जिस वजह से वो अपने सारे आउटफिट की डिजाइन को कंप्लीट कर लेती है और वो बहुत ही खुश होती है कि फाइनली उसने ये सारे डिजाइन को कंप्लीट कर लिया, और वो ये सारी डिजाइन की फोटो ते को भी भेजती है। तो ते भी ब्यूटी के डिजाइन को देखकर बहुत ही खुश होता है, क्योंकि ब्यूटी का डिजाइन सच में बहुत ही अच्छा होता है। आगे ब्यूटी अपने डिजाइन को कंप्लीट करके बहुत ही खुश हो रही होती है कि तभी उसके चेंज होने का टाइम आ जाता है, कि तभी वहाँ पर सोम भी आ जाती है। तो ब्यूटी सोम को कहती है कि तुम मेरे सारे डिजाइन को अच्छे से रख देना, और वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो सोम ब्यूटी के सारे डिजाइन को अच्छे से लेती है और वो ब्यूटी के कमरे में रखने के लिए चली जाती है। तो सोम जैसे ही ब्यूटी के कमरे में जाती है तो सोम वहाँ पर ब्यूटी को चेंज होते हुए देख लेती है, जिसे देखकर तो उसके होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि उसे बिलीव ही नहीं होता कि ब्यूटी एक बर्ड बन गई है। और वो ये सब देखकर इतने सदमे में पहुंच जाती है कि वो बेहोश हो जाती है। इधर ललिता को बहुत ही टेंशन हो रही होती है कि सोम को ब्यूटी की सच्चाई पता चल गई है, कहीं इसका असर ब्यूटी की किस्मत पर ना पड़ जाए। तो वो इस बारे में देवी से बात करती है। तो देवी कहती है मुझे नहीं पता कि इसके आगे क्या होगा और इस मामले का असर ब्यूटी की किस्मत पर कितना पड़ेगा, ये सब इस लड़की के हाथ में है। अगर इस लड़की ने सही रास्ता चुना तो ब्यूटी की किस्मत बदल सकती है, लेकिन अगर इसने सही रास्ता नहीं चुना तो ब्यूटी की किस्मत पलट भी सकती है। दूसरी तरफ औरन के पापा भी औरन को कहते हैं कि तुम्हें चरण को एक मौका देना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ते तुम्हारे लेकर सीरियस है। तो औरन कहती है पापा आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं चरण को मौका नहीं दे सकती, क्योंकि आपको पता है कि मैं ते को पसंद करती हूँ और मैं उसी के साथ शादी करना चाहती हूँ, और पापा आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो औरन के पापा कहते हैं मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं कर रहा, लेकिन मैं अपनी बेटी को किसी ऐसे लड़के के साथ बिल्कुल भी नहीं बांध सकता जो मेरी बेटी को लेकर सीरियस ही ना हो। तो औरन कहती है पापा आपको गलत फहमी हुई है, ते मेरे लिए सीरियस है। तो औरन के पापा कहते हैं अगर ऐसी बात है फिर ते को मिलने के लिए बुलाओ, मैं ते से खुद डायरेक्टली पूछ लूंगा कि वो तुम्हारे लेकर सीरियस है या नहीं। अगर वो तुम्हें रिजेक्ट कर देता है तो याद रखना कि मैं उसकी लाइफ पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा, क्योंकि उसका कोई हक नहीं बनता कि वो मेरी फूल सी बेटी को रिजेक्ट करे। तो औरन कहती है पापा आप ते के साथ ऐसा नहीं कर सकते, ते बहुत ही अच्छा लड़का है। तो औरन के पापा कहते हैं मैं नहीं जानता कि वो कैसा है, लेकिन अगर उसने मेरी बेटी का दिल तोड़ा तो मैं भी उसे कहीं का भी नहीं छोड़ूंगा। तो बेचारी औरन अपने पापा के मुंह से ऐसी बातें सुनकर पूरी तरह से परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ सोम अपनी मॉम को ब्यूटी के बारे में पूरी सच्चाई बता देती है। तो उसकी मॉम कहती है मुझे नहीं पता कि तुम जो कह रही हो वो सच है भी या नहीं, क्योंकि इस बात पर बिलीव करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अगर फिर भी तुम जो कह रही हो वो सच है तो तुम्हें इस बारे में किसी से भी कोई बात नहीं करनी चाहिए। अगर ब्यूटी इस बारे में किसी को भी नहीं बताना चाहती तो हमारा फर्ज बनता है कि हम ब्यूटी के इस राज को राज ही रखें, क्योंकि ब्यूटी बहुत ही अच्छी लड़की है और उसने हमारे साथ बहुत ही अच्छा किया है, उसने हमें रहने की छत दी है, तो हमें उसका शुक्रगुजार होना चाहिए और हमेशा उनकी खिदमत करनी चाहिए। इसलिए तुम्हें ब्यूटी के लिए इस राज को राज ही रखना होगा, समझी? अगले दिन ब्यूटी कंपनी में सारे लोगों को अपना डिजाइन दिखाती है, तो सारे लोग उसके डिजाइन को देखकर बहुत ही खुश होते हैं, क्योंकि ब्यूटी का डिजाइन सच में बहुत ही अच्छा होता है। पर पैट को ये सब देखकर बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि सारे लोग ब्यूटी की तरफदारी कर रहे होते हैं, जो बात पैट को बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही होती। आगे ब्यूटी वो सारे डिजाइन लेकर अपने ऑफिस जाती है और वहाँ जाकर उसे लॉकर में रख देती है। उसके बाद वो बाहर जा रही होती है कि तभी सोम उससे कल रात
कल रात के बारे में बात करने की कोशिश करती है कि उसे उसका राज पता चल गया है कि तभी वहाँ पर ते आ जाता है, जिस वजह से इन दोनों की बात अधूरी रह जाती है और सोम वहाँ से चली जाती है। आगे ते ब्यूटी का माइंड फ्री करने के लिए उसे एक जगह पर लेकर जाने लगता है। तो ब्यूटी कहती है तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? तो ते कहता है मेरे साथ चलो तो सही, तुम्हें वहाँ पर बहुत ही मजा आएगा। और ते यहाँ पर ब्यूटी को लेकर चला जाता है। इधर पैट जब उन दोनों को एक साथ हंसी खुशी देखती है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है और उसे खासकर ब्यूटी पर बहुत ही गुस्सा आता है। तो वो ब्यूटी से बदला लेने के लिए उसके डिजाइन को चोरी कर लेती है ताकि ब्यूटी सारी कंपनी के सामने और एलिस के सामने ह्यूमिलेट हो सके और उसकी इस गलती की वजह से उसे प्रेसिडेंट पद से भी निकाल दे। और पैट ये सारा कारनामा करके बहुत ही खुश हो रही होती है। आगे ते ब्यूटी को खेत में लेकर जाता है और कहता है तुम यहाँ से जितनी दूर तक हरियाली देख रही हो ना, मैं हमारी कंपनी को उतनी दूर तक पहुँचाना चाहता हूँ ताकि हमारी कंपनी आसमान को छुए। जब ब्यूटी ते के मुँह से ऐसी बातें सुनती है तो वो बहुत ही इमोशनल हो जाती है और कहती है मैं भी हमारी कंपनी को आसमान तक लेकर जाना चाहती हूँ, लेकिन पता नहीं मैं उस दिन तक ये सब देख पाऊंगी भी या नहीं। तो ते कहता है तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो, तुम कहाँ जा रही हो? तो ब्यूटी कहती है मुझे नहीं पता, लेकिन किस्मत का क्या भरोसा कि वो कब पलट जाए, क्या पता मैं कुछ दिनों में गायब हो जाऊं। तो ते कहता है तुम इतनी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हो, तुम्हें क्या होने वाला है और तुम कहाँ जाने वाली हो? तो ब्यूटी यहाँ पर ते को अपनी सच्चाई नहीं बताती और बात को टाल देती है और पागलों की तरह रोने लगती है। तो ते को ब्यूटी का इस तरह रोना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो उसे चुप कराता है और कहता है पागलों की तरह रोना बंद करो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। और यहाँ पर ते ब्यूटी को अपने गले लगा लेता है। वेल आपको यहाँ पर इन दोनों का क्यूट सा रोमांस भी देखने को मिलेगा। आगे ब्यूटी ऑफिस आती है और अपनी डिजाइन की फाइल लेकर मीटिंग में जा ही रही होती है कि तभी उसे पता चलता है कि उसकी सारी डिजाइन की फाइल चोरी हो गई है। तो ब्यूटी पूरी तरह से बौखला जाती है क्योंकि उसकी सारी कड़ी मेहनत उसी फाइल में होती है। तो ब्यूटी समझ जाती है कि ये सारा कारनामा पैट का ही है, पैट ने ही उससे बदला लेने के लिए उसकी डिजाइन की फाइल को चुरा लिया है। तो ब्यूटी सीधा पैट के पास जाती है और उस पर इल्जाम लगाने लगती है। तो पैट यहाँ पर साफ साफ मुकर जाती है और कहती है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, इसलिए मुझ पर झूठा इल्जाम लगाना बंद करो। और यहाँ पर पैट ते को भी इमोशनली ब्लैकमेल करने लगती है और कहती है ते क्या तुम्हें ऐसा लगा कि मैं इतना घिनौना काम करूंगी? मुझे भी कंपनी की फिक्र है, मैं कंपनी की इज्जत के साथ इस तरह खिलवाड़ कैसे कर सकती हूँ? तुम्हें पता है कि मैं कंपनी के बारे में कभी भी बुरा नहीं सोच सकती। तो ब्यूटी कहती है अपनी नौटंकी अपने पास रखो, मुझे पता है कि तुमने ही वो फाइल गायब की है और पक्का तुमने मेरी फाइल अपने ऑफिस में ही छुपा कर रखी है, मुझे तुम्हारी ऑफिस की तलाशी लेनी है। तो पैट कहती है मैं तुम्हें अपनी ऑफिस की तलाशी लेने नहीं दूंगी। तो ते कहता है पैट अगर तुमने कोई भी गलत काम नहीं किया है तो फिर तुम ब्यूटी को तलाशी करने से नहीं रोक सकती, उसे करने दो। अगर उसे तुम पर शक है तो उसे तलाशी करने दो, अगर यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा तो तुम बेकसूर साबित हो जाओगी। तो पैट कहती है अगर ब्यूटी ऐसा ही चाहती है तो ठीक है। आगे ब्यूटी अपने बंदे से कहलवाकर पैट के पूरे ऑफिस की तलाशी लेती है पर उसे कहीं भी उसका फाइल नहीं मिलता। तो पैट यहाँ पर ब्यूटी को टॉन मारने लगती है और कहती है अब तुम्हें तसल्ली मिल गई कि मेरे ऑफिस में तुम्हारा फाइल नहीं है, मुझे तो लगता है कि तुमने जानबूझकर अपने फाइल को गायब किया है और इल्जाम मुझ पर लगा रही हो ताकि तुम मुझे सबके सामने नीचा दिखा सको। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुमने अपने डिजाइन को चरण की कंपनी को बेच दिया है, क्योंकि आजकल तुम चरण से कुछ ज्यादा ही घुल मिल रही हो। ब्यूटी कहती है पैट बकवास करना बंद करो, मैं अपनी राइवल कंपनी को क्यों अपने डिजाइन बेचूंगी जबकि मैंने वो डिजाइन अपनी कंपनी के लिए बनाया है। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुमने ही हमारी राइवल कंपनी को मेरे डिजाइन बेचे हैं। पैट सच सच बता दो मेरे डिजाइन कहाँ पर है, तुम्हें पता है कि वो डिजाइन हमारी कंपनी के लिए कितने मायने रखते हैं। तो यहाँ पर पैट अपना जुर्म कबूल करने से इनकार कर देती है, उल्टा ब्यूटी पर ही इल्जाम लगाने लगती है, जिस वजह से यहाँ पर घमासान युद्ध हो जाता है। पर ब्यूटी के हाथ कुछ भी नहीं लगता और उसे मायूस होकर वहाँ से जाना पड़ता है। आगे ते ब्यूटी को कहता है अगर तुम्हारे डिजाइन पैट के पास नहीं है तो आखिरकार तुम्हारे डिजाइन गए तो गए कहाँ? तो ब्यूटी कहती है मुझे पूरा यकीन है कि मेरे डिजाइन को उन लोगों ने हमारी राइवल कंपनी को बेच दिया है, इसलिए मैं खुद चरण के पास जाऊंगी और वहाँ जाकर पता लगाऊंगी कि उन लोगों के पास मेरे डिजाइन है या नहीं। तो ते कहता है मैं तुम्हें अकेले जाने नहीं दूंगा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तो ब्यूटी कहती है मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकती, पता नहीं अगर तो ते कहता है मैं तुम्हें अपने साथ नहीं तो ब्यूटी कहती है मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकती, मुझे ये काम खुद अकेले करना होगा। अगर तुम मेरे साथ गए तो तुम वहाँ जाकर सिर्फ मेरे लिए प्रॉब्लम ही खड़ी करोगे और मैं कुछ भी पता नहीं लगा पाऊंगी, इसलिए मैं खुद चरण के पास जाऊंगी और वहाँ जाकर पता लगाऊंगी कि मेरे डिजाइन उसके पास है या नहीं। तो ते कहता है मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा, वहाँ पर बहुत खतरा है। तो ब्यूटी कहती है वो मेरे डिजाइन है और ये मेरी कंपनी है और मैं अपनी कंपनी के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ, इसलिए प्लीज मुझ पर भरोसा रखो। और ब्यूटी ये कहकर वहाँ से चली जाती है चरण से मिलने के लिए। आगे ब्यूटी
चरण से मिलने के लिए उसके ऑफिस जाती है और यहाँ पर आकर ब्यूटी चरण के साथ फ्रेंडली होने की कोशिश करती है, क्योंकि चरण ने एक बार उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था लेकिन उसने ही इनकार कर दिया था। इसलिए ब्यूटी आज उसी दोस्ती का फायदा उठाकर चरण के करीब जाने की कोशिश करती है। तो चरण भी ब्यूटी के इंटेंशन पर शक नहीं करता, क्योंकि भले ही वो लोग कंपनी में राइवल हो पर दुश्मन नहीं है। चरण ब्यूटी को अपना दुश्मन बिल्कुल भी नहीं मानता, बस वो अपनी कंपनी को उसकी कंपनी के साथ कंपेयर करता है। वेल, आजकल की दुनिया में सब एक दूसरे से आगे निकलना चाहते हैं और चरण भी यही चाहता है कि उसकी कंपनी भी नंबर 1 हो जाए, इसलिए उसकी कंपनी और ब्यूटी की कंपनी सिर्फ राइवल है पर दुश्मन नहीं है। आगे ब्यूटी चरण से अपने डिजाइन के बारे में पता लगाने की कोशिश करती है पर उसे मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि चरण वो सारे डिजाइन अपने पास रखता है और उसे घर भी लेकर जा रहा होता है। तो ब्यूटी के पास कोई रास्ता नहीं सूझता, तो वो चरण को कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे घर जाना चाहती हूँ, ताकि हम दोनों वहाँ पर मिलकर साथ में डिनर कर सके और ढेर सारी बातें कर सके। तो चरण को भी ब्यूटी का आइडिया अच्छा लगता है और वो ब्यूटी को अपने साथ लेकर घर चला जाता है। तो ब्यूटी चरण के माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए खाना बनाने लगती है और वो किसी सामान को लाने के लिए और वो किसी बहाने से चरण को बाहर भेज देती है और उसके बाद वो अपने कपड़े चेंज कर लेती है, क्योंकि उसके बदलने का टाइम हो गया होता है। और अगर वो इसी तरह चरण के सामने बदल गई तो उसका सारा भंडा फूट जाएगा, इसलिए वो अपने कपड़े को साइड में रख लेती है और अपने चेंज होने का इंतजार करती है कि तभी उधर से चरण आ जाता है और ब्यूटी चेंज हो जाती है। तो चरण घर के अंदर जैसे ही आता है तो वो ब्यूटी को हर जगह ढूंढता है पर उसे कहीं भी ब्यूटी नहीं मिलती। तो वो उसे कॉल भी करता है पर उसका फोन ऑफ रहता है, जिस वजह से चरण उसे नहीं ढूंढ पाता और बेचारा खुद अकेले डिनर करने लगता है और उसके बाद टेबल पर बैठकर अपने डिजाइन देखने लगता है। तो ब्यूटी बहुत कोशिश करती है कि वो उस डिजाइन को देख ले, पर वो नहीं देख पाती, क्योंकि अगर वो चरण के सामने गई तो चरण उसे मार मार कर वहाँ से भगा देगा, इसलिए वो छुप कर रहती है और चरण के सोने का इंतजार करती है। आगे आंटी सही अपनी बेटी सोम के साथ ब्यूटी के लिए दुआ मांगती है, ताकि ब्यूटी की लाइफ में जो भी प्रॉब्लम हो वो सब खत्म हो जाए और ब्यूटी एक अच्छी लाइफ जिए। आगे चरण सो जाता है तो ब्यूटी बड़े ही चालाकी से उस डिजाइन को देखने की कोशिश करती है और बेचारी को इन सब में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानती और उसकी मेहनत रंग भी लाती है और वो सारे डिजाइन देख लेती है। तो ब्यूटी को पता चल जाता है कि ये सारे डिजाइन उसके ही हैं, जो चरण अपने डिजाइन समझकर एलिस को दिखाने वाला है। तो ब्यूटी को यहाँ पर लगता है कि चरण ने उसे धोखा दिया और धोखे से उसके डिजाइन को हथियाया है। ये सब जानकर ब्यूटी को बहुत ही गुस्सा आता है। तो बेचारी ब्यूटी ये सारा कारनामा करके वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो वहीं पर कैद हो जाती है, क्योंकि उसे कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा होता चरण के घर से भागने का। तो बेचारी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, तो वो पलंग के नीचे जाकर सो जाती है, क्योंकि अगर वो इधर उधर भटकी तो चरण उसे देख लेगा और उसका सारा भांडा फूट जाएगा। इधर ललिता को अपनी बेटी की बहुत ही फिक्र हो रही होती है कि अगर चरण के सामने उसका असली रूप आ गया तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। तो देवी कहती है बेटी को इतना बड़ा खतरा मोल नहीं लेना चाहिए था, अगर वो इतना बड़ा खतरा मोल ले रही है तो इसके परिणाम उसे खुद भुगतने होंगे। तो ललिता कहती है देवी हमें ब्यूटी की हेल्प करनी चाहिए, वो यहाँ पर एक नेक इरादे से आई थी। तो देवी कहती हाँ मैं मानती हूँ वो यहाँ पर नेक इरादे से आई थी, लेकिन उसे इतना बड़ा जोखिम नहीं उठाना चाहिए था। और वैसे भी हमने ब्यूटी की बहुत बार हेल्प की है और तुम्हें पता है कि उस हेल्प का क्या परिणाम हुआ है। क्या तुम फिर चाहती हो कि हम ब्यूटी की हेल्प करें और उसका परिणाम फिर से बुरा हो? तो ललिता कहती है मैं ऐसा नहीं चाहती, मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरी बेटी सारी मुश्किलों से दूर रहे। तो देवी कहती है ब्यूटी ने ये फैसला खुद किया है तो इसका परिणाम उसे खुद भुगतना होगा। दूसरी तरफ ते को भी ब्यूटी की बहुत ही फिक्र हो रही होती है और वो बार बार ब्यूटी को कॉल कर रहा होता है पर उसे उसका फोन ही नहीं लग रहा होता। अगली सुबह ते जल्दी से ब्यूटी के घर जाता है और वहाँ जाकर उन लोगों से पूछता है कि ब्यूटी कहाँ है। तो वो लोग उसे बताते हैं कि ब्यूटी कल रात से घर नहीं आई है। ये बात सुनकर तो ते और परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ ब्यूटी की नींद खुलती है तो वो जल्दी से ड्रेसअप होती है और वो सोम को कॉल करती है और उसे कहती है कि वो जल्दी से अपने भाई को इस जगह पर भेजे और किसी को भी इस बारे में ना बताए। तो सोम कहती है ठीक है, लेकिन तभी ते उसकी सारी बातें सुन लेता है और उससे पूछता है कि ब्यूटी कहाँ है। तो बेचारी सोम बताना तो नहीं चाहती पर उसे मजबूरन बताना पड़ता है। तो ते खुद ब्यूटी को लेने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ ब्यूटी चरण से छुपते छुपाते उस घर से भागने की कोशिश कर रही होती ताकि चरण उसे ना देखे। इधर चरण को भी लग रहा होता है कि उसके घर में कोई है और वो उसे पकड़ने के लिए जाता है और वो ब्यूटी को पकड़ लेता है, जिस वजह से वो लोग बहुत ही अजीब हालात में एक दूसरे से टकरा जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर ते आ जाता है और चरण और ब्यूटी को बहुत ही अजीब हालत में देख लेता है, जिसे देखकर तो ते को बहुत बड़ा सदमा लगता है और वो बिना कुछ कहे वहाँ से
चला जाता है तो ब्यूटी ते के पीछे जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि जैसा उसने देखा वैसा उसके और चरण के बीच कुछ भी नहीं है। पर ते उसकी एक बात भी नहीं सुनता और बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। तो बेचारी ब्यूटी ये सब देखकर पूरी तरह से परेशान हो जाती है, क्योंकि ते ने उसे जिस हालत में चरण के साथ देखा होता है वो उसे गलत ही समझ रहा होता है। आगे चरण ब्यूटी से पूछता है, तुम मेरे घर पे क्या कर रही हो और तुम ऐसे हुलिये में क्यों हो? तो ब्यूटी उसके इस बात का कोई जवाब नहीं देती और कहती है, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। तुम मुझसे दोस्ती करना चाहते थे ना, लेकिन तुम तो मेरे दोस्ती के काबिल भी नहीं हो। तुमने मेरे डिजाइन चुराए। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हमारी राइवल कंपनी इतनी गिर सकती है। तो चरण कहता है, तुम क्या बात कर रही हो? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैंने तुम्हारे डिजाइन चोरी नहीं किया। हाँ, मैं मानता हूँ कि हमारी कंपनी राइवल है पर दुश्मन नहीं है। और मैं इतना भी गिरा हुआ इंसान नहीं हूँ जो अपने फायदे के लिए किसी और का इस्तेमाल करे। मैं अपनी कंपनी को अपने बलबूते पर आगे बढ़ाना चाहता हूँ, ना कि धोखेबाजी से। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है मेरे बारे में। तो ब्यूटी कहती, गलतफहमी? तो फिर ये क्या? ये सारे डिजाइन मेरे हैं जो तुम्हारी कंपनी ने मेरी कंपनी से चोरी किए हैं। तो चरण कहता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये मेरे डिजाइनर ने मुझे बना कर दिए हैं। मैंने कोई चोरी नहीं किए हैं। तो ब्यूटी कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? तो चरण कहता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन मैं भी झूठ नहीं बोल रहा। मैंने तुम्हारी डिजाइन को चोरी नहीं किया है। लेकिन अगर फिर भी तुम्हें लग रहा है कि ये सारे डिजाइन तुम्हारे हैं और हमारी कंपनी ने तुम्हारे डिजाइन को चोरी किया है, तो मैं इस बात का पता लगाऊं और अगर इस बात में जरा सी भी सच्चाई हुई तो मैं खुद तुमसे माफी मांगूंगा और तुम्हारे सारे डिजाइन तुम्हें वापस लौटाऊंगा। तो ब्यूटी कहती है, रहने दो, तुम जैसा इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। और ब्यूटी ये कहकर वहाँ से चली जाती है। आगे ब्यूटी ते से बात करने की पूरी कोशिश करती है ताकि वो उसे पूरा मामला समझा सके, पर ते उससे बात करने के लिए तैयार ही नहीं होता। तो बेचारी ब्यूटी बहुत ही परेशान हो जाती है और वो अपने घर में फिर से वो सारे नए डिजाइन बनाती है ताकि वो एलिस को दिखा सके और अपनी कंपनी को बचा सके। इधर चरण अपने डिजाइनर से उस डिजाइन की सारी जांच पड़ताल करता है कि कहीं उसके डिजाइनर ने सच में ब्यूटी की डिजाइन को चोरी तो नहीं किया। तो चरण की डिजाइनर चरण के सामने साफ साफ झूठ बोलती है कि ये सारे डिजाइन उसके हैं, उसने किसी की भी डिजाइन को कॉपी नहीं किया है और जिसने भी मुझ पर ये झूठा इल्जाम लगाया है मैं उस पर केस कर दूंगी। और वो डिजाइनर चरण के सामने इस तरह साफ साफ झूठ बोलती है कि बेचारा चरण भी पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हो जाता है कि आखिरकार कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। उसके बाद चरण ब्यूटी को भी कॉल करता है ताकि वो सारी बातों को क्लियर कर सके और ब्यूटी को समझा सके कि उसने कोई भी धोखेबाजी नहीं की है, पर ब्यूटी उसका कॉल ही नहीं उठाती। दूसरी तरफ औरन के पापा ते को मिलने के लिए बुलाते हैं और यहाँ पर औरन के पापा ते से डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि क्या वो औरन के साथ रिश्ता रखना चाहता है या नहीं। अगर वो नहीं रखना चाहता तो वो साफ साफ बता दे, वो इस तरह उसकी बेटी की फीलिंग्स के साथ ना खेले। तो यहाँ पर ते औरन के पापा को डायरेक्टली बता देता है कि वो औरन से प्यार नहीं करता, बस वो उसे अपनी एक अच्छी दोस्त मानता है। इसके अलावा उसके दिल में औरन के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, इसलिए वो इस रिश्ते को आगे नहीं चला सकता। तो औरन के पापा जब ते के मुँह से ऐसी बातें सुनते हैं तो उन्हें ते पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो ते को खींचकर एक घूसा मारते हैं और कहते हैं, तुमने मेरी बेटी का दिल तोड़ा है। मेरी बेटी तुम्हें इतना पसंद करती है, तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं करती और तुम मेरी बेटी के साथ क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस मामले को ऐसे ही जाने दूंगा? मैं तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा। आज से तुम अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो। अब से मैं ना ही तुम्हारी कंपनी में कोई इन्वेस्ट करूंगा, बल्कि मैं तुम्हारी कंपनी से अपने सारे इन्वेस्टमेंट ले लूंगा। क्योंकि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फूल जैसी बेटी को रिजेक्ट करने की? तो ते कहता है, अंकल मैंने आप लोगों का बहुत दिल दुखाया है, लेकिन मैंने जो भी किया वो ठीक किया। अगर मैं ये सब शादी के बाद करता और औरन को पता चलता कि मैं उससे प्यार नहीं करता बल्कि किसी और को पसंद करता हूँ, तब औरन के साथ बहुत बड़ा धोखा होता, जो मैं बिल्कुल भी नहीं होने देता। क्योंकि मैं औरन को अपनी एक अच्छी दोस्त मानता हूँ और मैं औरन के साथ कुछ भी बुरा नहीं कर सकता। और ते ये कहकर वहाँ से चला जाता है। आगे ते की मुलाकात औरन से भी हो जाती है और यहाँ पर ते औरन को भी बता देता है कि वो उसे उस तरह प्यार नहीं करता जिस तरह वो उसे करती है। और यहाँ पर ते औरन से माफी भी मांगता है। तो औरन कहती है, इसमें तुम्हारी क्या गलती है? हम किसी से जबरदस्ती प्यार नहीं करवा सकते। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम भी मुझसे प्यार करोगे। प्यार कोई चीज नहीं है जो आज इससे हो गई कल किसी और से हो जाएगी। प्यार वो फीलिंग्स है, अगर वो फीलिंग्स तुम्हारे अंदर मेरे लिए नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। इस बात के लिए मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। और यहाँ पर औरन बात को बड़े ही प्यार से संभालती है। भले ही उसका दिल टूटा होता है पर वो इन सब का ब्लेम ते पर नहीं डालती, क्योंकि उसे पता होता है कि प्यार जबरदस्ती से नहीं करवाया जाता। दूसरी तरफ चरण ब्यूटी से मिलने के लिए उसके घर जाता है। जब ब्यूटी को पता चलता है कि चरण उससे मिलने के लिए आया है तो ब्यूटी सोम को ऑर्डर देती है कि वो जाकर चरण को कह दे कि वो उससे मिलना नहीं चाहती। तो सोम जाकर चरण को कह देती है कि ब्यूटी आपसे नहीं मिलना चाहती। तो बेचारा चरण मायूस होकर ब्यूटी के घर से चला जाता है। वेल यहाँ पर चरण ब्यूटी की सारी गलतफहमियों को दूर करने के लिए आया हुआ होता है, पर ब्यूटी उससे मिलना ही नहीं चाहती। तो बेचारा मायूस होकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ पैट ते को ब्यूटी के खिलाफ भड़काने का एक मौका नहीं छोड़ती और यहाँ पर ते के दिमाग में ये भरने की कोशिश करती है कि आज हम जिस हालात में है वो सबसे ब्यूटी की वजह से है। ब्यूटी की
वजह से आज हमारी कंपनी ऐसे मुकाम पर है। और यहाँ पर पैट ते के दिमाग में ब्यूटी को लेकर जहर भरने लगती है कि तभी उधर से ब्यूटी आती है और सबको बताती है कि मैंने फिर से 10 नए डिजाइन बनाए हैं जो हम एलिस को दिखा सकते हैं। तो पैट जब ये सब सुनती है उसके तो तोते ही उड़ जाते हैं, क्योंकि उसने इतनी मेहनत की थी ब्यूटी को नीचा दिखाने के लिए, पर उसका एक भी पैतरा काम नहीं किया। आगे ब्यूटी ते से बात करने की कोशिश करती है और उसे समझाने की कोशिश करती है उसने चरण के घर पर जो भी देखा वो सच नहीं है, उसके और चरण के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। पर ते उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं होता, उल्टा उसे इग्नोर करता है। आगे वो लोग एलिस से मिलने के लिए जाते हैं तो ते ब्यूटी से बिल्कुल भी बात नहीं करता, उल्टा उससे दूरी बनाकर रखता है। तो बेचारी ब्यूटी को ते का ऐसा बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। दूसरी तरफ ललिता को अपनी बेटी की ऐसी हालत नहीं देखी जाती, क्योंकि यहाँ पर उसकी बेटी की कोई गलती नहीं होती, पर ते उसे गलत समझ रहा होता है, जिस वजह से उन दोनों के बीच दूरियां आ रही होती है। तो ललिता यहाँ पर देवी से रिक्वेस्ट करती है कि वो इस बार ब्यूटी की हेल्प करे, क्योंकि अगर इन दोनों की गलतफहमी इसी तरह बढ़ती रही तो ये दोनों कभी भी एक दूसरे के करीब नहीं आ पाएंगे और ब्यूटी कभी भी इस श्राप से मुक्त नहीं हो पाएगी। तो बेचारी देवी को उन दोनों की हेल्प करनी पड़ती है, क्योंकि वो भी नहीं चाहती कि ब्यूटी ये मिशन हार जाए। आगे देवी अपने चमत्कार से उन दोनों के दिमाग में ऐसी ऐसी बातें भरती है ताकि ये दोनों एक दूसरे से अपने दिल की सारी बातें करे और एक दूसरे के बीच जो भी गलतफहमी पैदा हुई है उसे बातों के जरिए से मिटाने की कोशिश करे। तो यहाँ पर ब्यूटी ते को समझाती है कि तुमने जो भी चरण के घर पर देखा वो सच नहीं था, मेरे और चरण के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। मैं वहाँ पर अपने डिजाइन का पता लगाने के लिए गई थी और मुझे पता चल गया है कि चरण ने ही मेरे डिजाइन को चोरी किया है। तो ते कहता है ठीक है मैं मान ली तुम चरण के घर पर अपने डिजाइन का पता लगाने के लिए गई थी, लेकिन तुम ऐसी हालत में चरण के साथ क्या कर रही थी? कोई भी अगर तुम दोनों को इस तरह देखेगा तो वही समझेगा जो मैं समझ रहा हूँ। तो ब्यूटी कहती है मैं तुम्हें वो बात नहीं समझा सकती कि आखिरकार मैं ऐसे हालत में चरण के साथ क्यों थी, बस मैं तुम्हें इतना समझा सकती हूँ कि मेरे और चरण के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। तो ते कहता है ब्यूटी क्या तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है? तुम दोनों ऐसे हालात में एक दूसरे के साथ थे और तुम मुझे ये समझाने की कोशिश कर रही हो कि तुम दोनों के बीच कुछ भी नहीं था। तो ब्यूटी कहती है ते प्लीज मुझ पर यकीन करो, मैं सच कह रही हूँ, मेरे और चरण के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है और तुम्हें पता है कि मैं कभी भी झूठ नहीं बोलती और मैं कसम खाकर कहती हूँ कि मेरे और चरण के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर ब्यूटी ते के दिल से सारी गलत फहमियों को दूर करने की कोशिश कर ही रही होती है कि तभी एलिस का बुलावा आ जाता है और वो लोग ऑफिस के अंदर चले जाते हैं। आगे एलिस दोनों कंपनीज की डिजाइन देखती है तो उसे दोनों कंपनी की डिजाइन बहुत ही अच्छी लगती है और यहाँ पर एलिस उन लोगों को कहती है मुझे तुम दोनों की ही डिजाइन बहुत ही अच्छी लगी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि अगला फैशन तुम दोनों कंपनीज एक साथ मिलकर करो, क्योंकि मुझे तुम दोनों के ही डिजाइन बहुत ही अच्छे लगे, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों एक साथ मिलकर ये फैशन शो करो और उस फैशन शो में जो विजेता होगा मैं उसी के साथ काम करूंगी। तो चरण ये बात सुनकर बहुत ही खुश होता है, पर ब्यूटी को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि चरण ने जो डिजाइन एलिस को दिखाए होते हैं वो सारे डिजाइन उसके होते हैं, पर वो चाहकर भी कुछ भी नहीं कर पा रही होती कि तभी वहाँ पर औरन की फैमिली आ जाती है और वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तो एलिस ते को कहती है तुम कहाँ जा रहे हो? तुम तो हमारे घर के होने वाले दामाद हो, तुम तो हमारी फैमिली मैटर में यहीं पर रुकोगे। और एलिस ते को वहीं पर रोक लेती है। तो ब्यूटी जैसे ये सुनती है कि ते उन लोगों का होने वाला दामाद है, ये बात सुनकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ से चली जाती है। आगे चरण ब्यूटी को समझाने की कोशिश करता है कि मैंने तुम्हारे डिजाइन को कॉपी नहीं किया है, मेरी बात का यकीन करो, अगर वो डिजाइन तुम्हारे पास है तो तुम्हारे पास कोई प्रूफ होगा ना ये साबित करने के लिए कि वो डिजाइन तुम्हारे हैं, मुझे तुम वो प्रूफ लाकर दिखा दो, मैं तुम्हें तुम्हारे डिजाइन वापस लौटा दूंगा, क्योंकि मैं सच्चाई के राह पर चलने वाला बंदा हूँ, क्योंकि मुझे धोखेबाजी से हासिल की हुई जीत बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो ब्यूटी कहती है मैंने वो सारे डिजाइन अपनी मॉम की यादों से बनाया है, मैं इतनी आसानी से उसे खोने नहीं दूंगी और मैं तुम लोगों के सामने सच्चाई ला कर रहूंगी कि वो सारे डिजाइन मेरे हैं और तुम लोगों का ये जो झूठा मखोटा है ना वो भी मैं उतार कर रहूंगी। दूसरी तरफ औरन के पापा एलिस को पूरी बात बता देते हैं और एलिस को ये भी कहते हैं कि वो ते की कंपनी के साथ काम ना, क्योंकि वो ते को बर्बाद करना चाहते हैं, जो भी ते ने उनकी बेटी के साथ किया होता है। पर औरन ये नहीं चाहती और वो एलिस को कहती है कि वो ऐसा ना करे। तो एलिस यहाँ समझ जाती है कि औरन ते के साथ कुछ भी बुरा करना नहीं चाहती। तो यहाँ पर एलिस औरन के पापा को समझाती है कि मैं बिजनेस और फैमिली मैटर दोनों अलग अलग रखती हूँ, मुझे पता है कि आपको ते पर गुस्सा आ रहा है, मुझे भी ते पर गुस्सा आ रहा है, लेकिन हमें इस बात का शुक्र मनाना चाहिए कि शादी से पहले हमें पता चल गया कि ते औरन से प्यार नहीं करता। अगर ये बात शादी के बाद पता चलती तो हमारी औरन की तो लाइफ ही बर्बाद हो जाती। हमें लगता है कि
हमें लगता है कि हमें इस मामले को जाने देना चाहिए और आपको भी अपने गुस्से को शांत रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपने अपने गुस्से में आकर ते के साथ कुछ भी बुरा किया तो आप सबसे ज्यादा अपनी बेटी को हर्ट करेंगे, ते से भी ज्यादा, क्योंकि जो भी हुआ उसमें हमारे औरन की ही भलाई थी। तो औरन भी अपने पापा को मनाती है कि वो ते के साथ कुछ भी गलत ना करे। तो बेचारे औरन के पापा भी अपनी बेटी का मुंह देखकर कुछ भी नहीं कह पाते। दूसरी तरफ ब्यूटी अपने चुराए हुए डिजाइन का पता लगाने के लिए ऑफिस जाती है और वहाँ जाकर वो चेंज हो जाती है और उसके बाद वो पैट पर नजर रखने के लिए जाती है, क्योंकि उसे पूरा यकीन होता है कि पैट नहीं उसके डिजाइन को चोरी किया है। और उसका शक पूरी तरह से यकीन में भी बदल जाता है जब वो पैट के पास अपने डिजाइन देखती है। तो ब्यूटी ये सब देखकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और उसे पैट पर बहुत ही गुस्सा आता है कि वो उसके साथ इतना बुरा कैसे कर सकती है। आगे ब्यूटी सीधा पैट के ऑफिस चली जाती है अपने डिजाइन को निकालने के लिए कि तभी वहाँ पर पैट और उसके चमचे भी आ जाते हैं और वो लोग ब्यूटी को ये सारा काम करते हुए देख लेते हैं। तो पैट को उस बर्ड पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो कलवा को कहती है कि वो इस बर्ड को जान से मार डाले। तो कलवा ब्यूटी पर हमला करता है तो बेचारी को काफी चोट भी लग जाती है, लेकिन वो उन लोगों को चकमा देकर वहाँ से भाग जाती है। आगे ब्यूटी भाग रही होती है कि तभी वो अपनी अंकल की सारी बातें सुन लेती है जो उसके डिजाइन के बारे में ही बात कर रहे होते हैं कि वो ब्यूटी के डिजाइन से बहुत सारा पैसा कमाएंगे और इस बारे में ब्यूटी को पता भी नहीं चलेगा। तो ब्यूटी अंकल के मुंह से ऐसी बातें सुनकर तो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और उसे यकीन नहीं होता कि उसके अंकल इस तरह उसका फायदा उठा रहे हैं और उसके डिजाइन को उसके राइवल कंपनी को बेच रहे हैं। दूसरी तरफ एलिस ते को कॉल करती है और उसे वार्न करती है कि वो अपने डिजाइन पर पूरी मेहनत करे, क्योंकि चरण भी इन समय पीछे नहीं हटेगा। अगर उसकी कंपनी ने जरा सी भी चूक कर दी तो ये पूरा डील चरण के हाथ चला जाएगा और उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ते एलिस के मुंह से ऐसी बातें सुनकर पूरी तरह से घबरा जाता है। तो एलिस कहती है मैं तुम्हारी हेल्प इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं खुद चाहती हूँ कि ये डील तुम्हें मिले, क्योंकि तुम्हारी कंपनी सच में बहुत ही सिंसियर है। तो ते एलिस की बातों को सुनकर पूरी तरह से परेशान हो जाता है, क्योंकि उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है जो वो किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहा होता। आगे ते अपनी फैमिली से बात करता है तो ते अपनी फैमिली को ये बात बिल्कुल भी नहीं बताता कि उसने और से अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं, क्योंकि उसकी फैमिली वेकेशन पर गई होती है और वो उन्हें ये सब बताकर उनका वेकेशन बर्बाद करना नहीं चाहता। इसलिए ते अपनी फैमिली को कुछ भी नहीं बताता और अपने आप तक ही सारी बातें रखता है। कि तभी वहाँ पर ब्यूटी आ जाती है तो ते ब्यूटी को देखकर बहुत ही खुश होता है और ते जब ब्यूटी के सर पर चोट देखता है तो वो ब्यूटी से पूछता है तुम्हें ये चोट कैसे लगी। तो बेचारी ब्यूटी से पूरी बात बताती है पर ते के पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता। आगे ते ब्यूटी का ट्रीटमेंट करता है और उसे खूब पैम्पर भी करता है। इधर ते की बिल्ली जब उन दोनों को एक साथ देखती है तो बेचारी का तो दिल ही टूट जाता है, क्योंकि वो हमेशा ब्यूटी पर लाइन मारती रहती है पर उसका बॉस उसके बीच में आ जाता है और उसके हिस्से का प्यार ते ब्यूटी पर लुटाता है जो बिल्कुल भी उसे पसंद नहीं होता। वेल आपको यहाँ पर बर्ड और बिल्ली की जमकर लड़ाई देखने को मिलेगी। अगले दिन ब्यूटी सीधा ते के ऑफिस चली जाती है और वहाँ जाकर ते का इंतजार करती है ताकि वो ते को पैट की पूरी सच्चाई बता सके। कि तभी वहाँ पर ते आ जाता है तो वो ब्यूटी से बिल्कुल भी बात नहीं करता। तो ब्यूटी कहती है तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हें जो दिखाना चाहती हूँ तुम्हें वो जरूर देखना चाहिए। और यहाँ पर ब्यूटी ते को अपने साथ ले जाने लगती है। तो ते जैसे ही ब्यूटी के चेहरे पर चोट देखता है तो वो ब्यूटी से पूछता है तुम्हें चोट कैसे लगी। और यहाँ पर ते ब्यूटी की फिक्र करने लगता है। तो ब्यूटी यहाँ पर बहाना बनाने लगती है कि उसे ऐसे ही चोट लग गई और अभी ये मायने नहीं है, अभी मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, मेरे साथ चलो। और ब्यूटी ते को अपने साथ पैट के ऑफिस लेकर चली जाती है और पैट के ऑफिस जाकर अपना डिजाइन बाहर निकालती है जो पैट ने चोरी छुपे से नुका कर रखी हुई होती है। तो पैट जैसे ये देखती है कि ब्यूटी को उसके सारे कारनामों के बारे में पता है, ये सब देखकर तो वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है। आखिरकार ब्यूटी को उसकी खुफिया दरवाजा के बारे में कैसे पता चला और वो यही सब सोच कर पूरी तरह से पगला रही होती है। इधर ते के सामने जब पैट की पूरी सच्चाई आती है तो उसे यकीन नहीं होता कि पैट इस हद तक भी गिर सकती है। तो ते सीधा पैट को अपने ऑफिस लेकर जाता है और वहाँ जाकर पैट से पूछता है कि आखिरकार तुमने ये सब क्यों किया, तुम्हें ये सब करके क्या मिला। पैट मुझे जवाब दो, तुमने ब्यूटी के साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया। तुम्हें पता है तुम्हारी इस हरकत की वजह से हमारी कंपनी के ऊपर कितनी बड़ी मुसीबत आई थी, लेकिन तब भी तुमने कुछ भी नहीं बोला, उल्टा तुम मुझे ब्यूटी के बारे में भड़काने की कोशिश कर रही थी। आखिरकार पैट ये सब क्या है, आखिरकार तुम ये सब क्या करने की कोशिश कर रही थी, मुझे बताओ। तो ब्यूटी कहती है मैं तो शुरुआत से ही जानती थी कि ये सारा कारनामा पैट का है, लेकिन तुमने ही मेरी बात पर यकीन नहीं किया। पैट तुम मुझसे नफरत में इतनी आगे निकल गई कि तुमने ये भी नहीं सोचा कि तुम्हारी इस हरकत की वजह से कंपनी पर कितना बुरा असर पड़ेगा। तुमने मेरे डिजाइन को चोरी किया तो किया, उसे जाकर राइवल कंपनी को भी बेच दिया। तो पैट कहती है तुम क्या कह रही हो, मैंने राइवल कंपनी के साथ कोई भी सौदा नहीं किया। हाँ मैं मानती हूँ कि मैंने तुम्हारे डिजाइन को चोरी किया है, लेकिन मैंने उसे बेचा नहीं है, इसलिए मुझ पर झूठा इल्जाम लगाना
बंद करो। तो ब्यूटी कहती है बकवास करना बंद करो पैट, मुझे तुम्हारी सारी सच्चाई पता चल गई है। और इसी बात को लेकर दोनों में लड़ाई होने लगती है। तो पैट यहाँ पर ते को समझाती है कि मैंने ब्यूटी के डिजाइन को चोरी जरूर किया था पर उसे बेचा नहीं है। तो ते कहता है अगर तुमने उसे नहीं बेचा तो फिर किसने ब्यूटी के डिजाइन को हमारी राइवल कंपनी को बेचा, क्योंकि ये सारे डिजाइन तो तुम्हारे पास ही था, तो वो खुद चल के चरण के पास तो नहीं पहुंच गया होगा। तो पैट कहती है ते प्लीज मेरी बात का यकीन, मैं ब्यूटी से नफरत करती हूँ इसलिए मैंने ये सब किया, क्योंकि बचपन से आज ब्यूटी को वो सब मिला जो मेरा है। ब्यूटी हमेशा मुझसे मेरी चीजों को छीनती रहती है इसलिए मैंने उसके साथ ये सब किया, लेकिन मैंने अपनी कंपनी के कोई भी धोखेबाजी नहीं की है, मेरी बात का यकीन करो। पर यहाँ पर कोई भी पैट की बातों पर यकीन नहीं करता और ते कहता है पैट तुमने हमारी कंपनी के साथ बहुत गलत किया है इसलिए तुम्हें मैं सस्पेंड करता हूँ, इसलिए अब से अपनी शकल इस कंपनी में कभी भी मत दिखाना। और ते ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो यहाँ पर पैट ते को समझाने की बहुत कोशिश करती है कि उसने अपनी कंपनी को धोखा नहीं दिया, पर कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता और वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। इधर ब्यूटी को भी पैट के लिए बहुत बुरा लगता है पर वो पैट के लिए कुछ भी नहीं कर सकती। आगे पैट सीधा ऑफिस जाती है और वहाँ जाकर अपने चमचों से पूछती है कि आखिरकार उसके खुफिया दरवाजे के बारे में ब्यूटी को किसने बताया। तो यहाँ पर उसके चमचे कहते हैं कि हमने ब्यूटी को कुछ भी नहीं बताया, हमारी बात का यकीन कीजिए, और हमने राइवल कंपनी को ब्यूटी के डिजाइन बिल्कुल भी नहीं बेचे, हमारी बात का यकीन कीजिए। तो पैट कहती है मैं नहीं जानती, जिसने भी ये सारा काम किया है मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। वेल पैट ये बात सही बोल रही होती है कि उसने राइवल कंपनी को ब्यूटी के डिजाइन बिल्कुल भी नहीं बेचे, क्योंकि पैट अपनी कंपनी को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती है और वो उसके साथ कभी भी धोखा नहीं कर सकती। वेल ये सारा कारनामा मीरा का होता है, मीरा ने ही राइवल कंपनी को उसके सारे डिजाइन बेचे होते हैं, पर इस बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं होता और मीरा का ये सब करने का एक मकसद होता है जो आपको आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। दूसरी तरफ ब्यूटी अपने आप को रिलैक्स फील करवाने के लिए खेत में जाती है कि तभी वहाँ पर ते आ जाता है। तो ब्यूटी कहती है तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ पर हूँ। तो ते कहता है मुझे पता था तुम्हारे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है और तुम अपने आप को शांत करवाने के लिए यहीं पर आओगी। तो ब्यूटी कहती है तुम्हें तो मुझसे बात नहीं करनी थी, फिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो ते कहती मैं यहाँ पर तुम्हारी सारी बातें सुनने के लिए आया हूँ, जो भी तुम मुझे बताना चाहती हो। तो ब्यूटी कहती है जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया है कि मेरे और चरण के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, तुम मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते। तो ते कहता है एक पल के लिए मैं मान भी लूं कि तुम्हारे और चरण के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मैंने जो तुम दोनों को एक उस अजीब हालात में जो देखा उसे देखकर मैं क्या समझूं, तुम ही बताओ। अगर तुम मेरी जगह होती तो तुम्हें नहीं लगता। तो ब्यूटी कहती है मैं सच कह रही हूँ कि मेरे और चरण के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, तुम बात का यकीन क्यों नहीं करते। और ब्यूटी ये सब कहते कहते रोने लगती है। तो ते उसे गले लगा लेता है। तो ब्यूटी कहती है तुम मुझे गले लगा रहे हो, इसका मतलब तुम्हें मुझ पर यकीन हो गया है। तो ते कहता है मुझे तुम पर पूरा यकीन है, अगर तुम कह रही हो कि तुम्हारे और चरण के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है तो मैं मान लेता हूँ कि तुम दोनों के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, और अगर तुम मुझे पूरी बात बताना भी नहीं चाहती तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। तो ब्यूटी कहती है ठीक है तुम मुझे फोर्स नहीं कर रहे, लेकिन इस तरह तुम्हें मुझे हक नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड हमें ऐसे हालात में देख लेगी तो उसे गलत फहमी हो जाएगी। तो यहाँ पर ते ब्यूटी को बता देता है कि उसने औरन से अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं, क्योंकि उसके दिल में औरन के लिए वो फीलिंग्स नहीं है जैसा फील वो उसके लिए करता है। और यहाँ पर ते ब्यूटी को अपने दिल की सारी बात बता देता है, उसे ये भी बता देता है कि वो उसे पसंद करता है। तो ब्यूटी जैसे ये बात सुनती है उसके खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता और फाइनली ये दोनों अपने प्यार का इजहार एक दूसरे से कर देते हैं। तो यहाँ पर ते ब्यूटी को किस करने लगता है। इधर ललिता जब उन दोनों को एक साथ इतने करीब देखती है तो उसके खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता और उसे लगता है कि आज उसकी बेटी के ऊपर से उसका श्राप हट जाएगा। लेकिन तभी देवी उसे कहती है इतनी जल्दी खुशी मनाना ठीक नहीं होगा, क्या पता आगे चलकर क्या हो जाए। इधर वो दोनों किस कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर सोम आ जाती है, क्योंकि उन लोगों को मीटिंग के लिए बुलाया जा रहा होता है। तो बेचारे इस मीटिंग के चक्कर में एक दूसरे को किस नहीं कर पाते, पर यहाँ पर ते ब्यूटी को टीस करने का एक मौका नहीं छोड़ता और कहता है अगर हमारी पहली किस यहाँ नहीं हुई तो क्या हुआ, ये अगर हमारी पहली किस यहाँ नहीं हुई तो क्या हुआ, ये तुम पर मेरा उधार है। और यहाँ पर ये दोनों रोमांटिक बातें करने लगते हैं। वेल आपको यहाँ पर इन दोनों का रोमांटिक सा सीन भी देखने को मिलेगा। इधर ललिता बहुत ही परेशान हो रही होती है कि अगर ते ने ब्यूटी को समय रहते किस नहीं किया तो ब्यूटी के ऊपर वो श्राप कभी भी नहीं हटेगा और ब्यूटी हमेशा हमेशा के लिए बर्ड बन जाएगी, इसलिए हमें ही उन दोनों को करीब लाने के लिए कुछ करना होगा। तो देवी कहती है धैर्य रखो ललिता, किस्मत से पहले किसी को कुछ भी नहीं मिलता, जो किस्मत में लिखा होता है वो लोगों को मिलकर
ही रहता है, इसलिए तुम्हें धैर्य रखना होगा और इस श्राप को हटने के लिए एक पल भी काफी है। ये लोग अगर एक पल भी एक दूसरे के करीब आए तो ब्यूटी के ऊपर ये श्राप हट जाएगा। तुम परेशान मत हो और आगे आगे देखो होता है क्या। इधर औरन अपने हार्ट ब्रोकन की वजह से बहुत ही सैड रहती है, तो औरन की मॉम अपनी बेटी को चेयर अप करने की पूरी कोशिश करती है और उसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ने को कहती है। पर औरन के लिए ये सब इतना आसान नहीं होता जितना आसान उसकी मॉम कह रही होती है। उसके लिए ये सब करना बहुत ही मुश्किल होता है कि तभी वहाँ पर चरण आ जाता है। तो औरन की मॉम अपनी बेटी को चरण के साथ सेट करने की कोशिश करती है और उन दोनों को अकेला छोड़कर वहाँ से चली जाती है। तो यहाँ पर चरण औरन को इतना सैड देखकर उसे टीज करता है और कहता है, आज तुम्हारा मुंह फिर से फुला हुआ है, लगता है तुम्हारी लड़ाई तुम्हारे फियांसे से हुई है, लेकिन तुम ज्यादा टेंशन मत लो, बहुत जल्द तुम दोनों की सगाई होने वाली है, तो ये लड़ाई झगड़े तो होते ही रहेंगे। तो औरन जैसे ही सगाई की बात सुनती है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है चरण पर और वो कहती है, तुम्हें हमेशा मेरे साथ मजाक करने में मजा आता है ना, इसलिए तुम हमेशा मुझे चिढ़ाते रहते हो, लेकिन अब खुश हो जाओ, मेरी और ते की सगाई नहीं होने वाली। तुम तो यही चाहते थे कि हम दोनों की सगाई रुक जाए, लो तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो गई, हम दोनों की सगाई नहीं होगी। और यहाँ पर औरन चरण पर ही भड़कने लगती है और उसे ही बुरा भला कहने लगती है। तो चरण जब औरन को इस तरह रोते हुए देखता है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो कहता है, मैं तो यहाँ पर तुम्हें चेयर अप करने के लिए आया था ताकि तुम्हारा मूड ठीक हो जाए, लेकिन मुझे नहीं पता कि तुम इस तकलीफ से गुजर रही हो, प्लीज मुझे माफ कर दो औरन, मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। और यहाँ पर चरण औरन को संभालता है और उसे संतावना देकर उसका मूड ठीक करने की कोशिश करता है। आगे ते और ब्यूटी ऑफिस आते हैं तो यहाँ पर ते ब्यूटी के साथ रोमांस फरमाने लगता है और यहाँ पर ते ब्यूटी को कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपने सारे सीक्रेट बता दो, क्योंकि मुझे पता है कुछ और बात भी है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। तो ब्यूटी यहाँ पर ते को सारी बात बता देती है और उसे ये भी बताती है कि अंकल और पैट दोनों मिलकर हमारी कंपनी को धोखा दे रहे हैं और हमारी राइवल कंपनी के साथ मिलकर हमारी कंपनी को बर्बाद करने के प्लान बना रहे हैं। तो ते कहता है, तुम ये क्या बात कर रही हो, मुझे नहीं लगता कि अंकल इस तरह की हरकत कर सकते हैं। तो ब्यूटी कहती है, मुझे भी इन सब पर यकीन नहीं था, लेकिन मैंने अपने कानों से ये सारी बातें सुनी है, अगर मैं खुद से ये सारी बातें नहीं सुनती तो मुझे कभी भी यकीन नहीं होता कि अंकल मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर रहे हैं। अंकल ने मेरी कंपनी को हथियाने की कोशिश की, जिस वजह से मुझे इस कंपनी में आना पड़ा और ये सब सहना पड़ा। तो ते कहता है, तुमने सिर्फ अंकल की वजह से इस कंपनी को ज्वाइन किया था। तो यहाँ पर ब्यूटी ते को पूरी सच्चाई बता देती है। तो ते जब ये सारी बातें सुनता है तो वो कहता है, ब्यूटी अब तुम अकेली नहीं हो, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं इन सब के बारे में पता लगाऊंगा कि अंकल तुम्हें धोखा दे रहे हैं या नहीं, लेकिन तुम्हें इन सब मामले से दूर रहना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इन सब की वजह से तुम्हारी जान पर कोई बात आए। और यहाँ पर ते फिर से ब्यूटी के साथ रोमांस फरमाने लगता है कि तभी ब्यूटी के चेंज होने का टाइम हो जाता है और वो ते को कहती है, अब मुझे घर जाना होगा, मैं तुमसे कल मिलूंगी। तो ते कहता है, अभी तुम इतनी जल्दी कैसे जा सकती हो, आज तो हमारा पहला दिन है, तुम हमारे रोमांस को बीच में अधूरा छोड़कर नहीं जा सकती। तो ब्यूटी कहती है, आज का कोटा मैं कल पूरा कर दूंगी। और ब्यूटी ये कहकर वहाँ से चली जाती है। आगे ब्यूटी सीधा ऑफिस के बाथरूम में जाती है और वहाँ जाकर वो चेंज हो जाती है। उसके बाद ब्यूटी पैट के ऑफिस जाती है ताकि वो पैट के ऑफिस से पैट और उसके पापा के बारे में कुछ सबूत इकट्ठा कर सके और उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल सके। इसलिए ब्यूटी यहाँ पर पैट के लैपटॉप से छेड़खानी करने लगती है ताकि उसे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। इधर पैट और उसके चमचे ब्यूटी को अकेला पाकर इसी मौके का फायदा उठाते हैं और यहाँ पर आकर वो लोग ब्यूटी को पकड़ लेते हैं, क्योंकि पैट को पूरा यकीन होता है कि ये ब्यूटी बर्ड ब्यूटी की ही है और उसने ये बर्ड उसके पीछे इसलिए छोड़ा है ताकि वो उसकी जासूसी कर सके और उसके सारे काले कारनामों के बारे में पता लगा सके। इसलिए पैट अपने चमचों के सहारे से ब्यूटी को जाल में पकड़ लेती है और उसे एक पिंजरे में बंद कर देती है। तो यहाँ पर कलवा पैट से पूछता है, तुम इस बर्ड के साथ क्या करने वाली हो? तो पैट कहती है, इस बर्ड ने मेरी पूरी लाइफ बर्बाद की है, इसे तो मैं सबक सिखाऊंगी, इसे मैं पूरी जिंदगी अपने बगीचे के पिंजरे में रखूंगी और इसे खूब सबक सिखाऊंगी। और पैट ब्यूटी को लेकर अपने घर चली जाती है और वहाँ जाकर उसे पिंजरे में बंद कर देती है। तो बेचारी ब्यूटी चिल्लाती रहती है कि प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, पर पैट उसकी एक बात भी नहीं सुनती और कहती है, तुमने मुझे बहुत तंग किया है, अब तुम्हारी बारी, अब तुम इसी जेल में सड़ती रहो। और ब्यूटी पैट की ये सारी बातें सुनकर पूरी तरह से परेशान हो जाती है और पैट ये सारा कारनामा करके वहाँ से चली जाती है। आगे पैट जा रही होती है कि तभी वहाँ पर उसके पापा आ जाते हैं और यहाँ पर अंकल थीप अपनी बेटी को समझाते हैं कि तुम ब्यूटी से इतना क्यों उलझती हो, तुम्हारी इसी हरकत की वजह से तुम्हें कंपनी से सस्पेंड कर दिया गया है, तुमने इतने सालों में कुछ भी नहीं सीखा। ब्यूटी को ही देखो, उसने कुछ दिन पहले ही ऑफिस ज्वाइन किया था, लेकिन अब देखो अब वो कंपनी की प्रेसिडेंट है, लेकिन तुम आज तक उसी पोजीशन पर हो। तो पैट कहती है, हाँ मैं जानती हूँ, मैं
आपकी प्यारी ब्यूटी की तरह काबिल नहीं हूँ, क्योंकि ये सब आप ही की वजह से हुआ है। आपने अपनी बेटी से ज्यादा अपनी चहेती को प्यार किया है। आपने ये कभी भी नहीं सोचा कि आपकी बेटी पर क्या गुजरती होगी जब आप मेरे हिस्से का प्यार अपनी चहेती पर लुटाते होंगे। लेकिन आपको इन सबसे क्या फर्क पड़ता है? आपको तो अपनी बेटी से ज्यादा वो ब्यूटी प्यारी है ना, तो आप उसके साथ ही रहिए। और पैट ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो अंकल थिप को समझ में नहीं आता कि आखिरकार उसकी बेटी को हो क्या गया है, वो ब्यूटी से इतनी नफरत क्यों करती है। इधर ब्यूटी भी उन लोगों की सारी बातें सुन लेती है। तो ब्यूटी को समझ में नहीं आता कि अंकल थिप अगर उसे अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार करते हैं तो वो उसके साथ धोखा क्यों कर रहे हैं। और ब्यूटी यही सारी बातें सुन सुनकर पगला रही होती है और उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। इधर ललिता को अपनी बेटी की बहुत ही फिक्र हो रही होती है कि वो इस जेल से कैसे बाहर निकलेगी। तो देवी कहती है वक्त आने दो, वो यहाँ से बाहर निकल जाएगी। तो ललिता कहती है अगर ब्यूटी को चेंज होते हुए किसी ने देख लिया तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। तो देवी कहती है वो तो ब्यूटी के किस्मत पर डिपेंड करता है कि अब उसके साथ आगे क्या होगा। दूसरी तरफ ते की फैमिली भी वेकेशन से वापस आ जाती है और ते की फैमिली को जब पता चलता है कि ते ने औरन के साथ अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं, ये बात सुनकर तो उनकी फैमिली को बहुत बड़ा झटका लगता है। लेकिन तभी ते उन लोगों को बताता है कि मैं औरन से प्यार नहीं करता, तो इसलिए मैं उसके साथ शादी करके उसकी लाइफ बर्बाद करना नहीं चाहता, क्योंकि मैं ब्यूटी से प्यार करता हूँ। जब ते की फैमिली ये बात सुनती है तो उन्हें ये बात सुनकर खुशी मिलती है कि फाइनली उनके बेटे ने अपने दिल की सुनी और अपने प्यार को ही चूज किया। दूसरी तरफ पिंजरे में ब्यूटी को वो सारे बट परेशान कर रहे होते हैं, तो बेचारी ब्यूटी उन लोगों से अपनी इज्जत को बचाकर इधर उधर भाग रही होती है और सुबह होने का इंतजार कर रही होती है ताकि वो जल्दी से इस पिंजरे से बाहर निकले और अपनी इज्जत को बचाए। इधर ते भी ब्यूटी बट का इंतजार कर रहा होता है और उसे चू 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 करके बुला रहा होता है, पर ब्यूटी उसके पास आती ही नहीं। तो बेचारा मायूस हो जाता है। इधर ब्यूटी को भी ते की याद आ रही होती है, पर वो चाह कर भी ते के पास नहीं जा रही होती। आगे सुबह हो जाती है और ब्यूटी चेंज हो जाती है। तो ब्यूटी किसी तरह अपने आप को उस जेल से बाहर निकालती है और कपड़े पहनकर सीधा घर पहुंचती है। तो ब्यूटी जब घर पहुंचती है तो वहाँ के लोग जब ब्यूटी को इस तरह अवतार में देखते हैं तो वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिरकार ब्यूटी के साथ ये सब कैसे हो गया। तो ब्यूटी यहाँ पर फिर से बहाना बनाने लगती है और बात को टालकर वहाँ से चली जाती है। पर सोम को तो पता होता है कि ब्यूटी के साथ रात को क्या हुआ था, लेकिन वो ये बात किसी को भी नहीं बता सकती। दूसरी तरफ पैट उस बर्ड को देखने के लिए बाहर आती है तो उसे पता चलता है कि वो बर्ड भाग गई है। ये देखकर तो पैट के होश ही उड़ जाते हैं और उसे समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये पिंजरा खोला तो खोला किसने। तो वो सीसीटीवी कैमरे से सब कुछ मालूम करने के लिए जाती है कि आखिरकार पिंजरा किसने खोला। तो वो जब सीसीटीवी कैमरा खोलती है तो उसे ब्यूटी की पूरी सच्चाई पता चल जाती है और उसे ये भी पता चल जाता है कि ब्यूटी एक बर्ड है। ये बात जानकर तो पैट के होश ही उड़ जाते हैं कि आखिरकार एक इंसान बर्ड कैसे बन सकता है। और पैट ये सारी बातें सुनकर तो पूरी तरह से परेशान हो जाती है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ब्यूटी के साथ क्या हो रहा है।